गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। और मेरे अर्जुनास, क्या हाल चाल, कैसी चल रही है जिंदगी? सब बढ़िया? हाँ भाई साहब, कैसा चल रहा है सब कुछ? सब बढ़िया। तो फाइनली मुझे लगता है हम लोग बहुत दिनों बाद लास्ट थर्सडे मिले थे। उसके बाद आज पहचाना तो नहीं, मैं वही हूं जिनके जुल्फे हाँ मूल कॉन्सेप्ट से झड़नी चालू हुई थी, अब देखो पूरा गायब हो चुका है। पहचान रहे हो ना? ऐसा तो नहीं कि ये कौन सा मास्टर आ गया, हाय क्या हो गया है हमारी जिंदगी में सर, ऐसा हाँ। तड़पता हुआ प्यार टीपी सर आ गए हैं आपके सामने। ठीक है, कितने लोग। और क्या फ्रेश स्टार्ट का टाइम बेटा, अब भाई साहब मैं बता रहा हूं, फ्रेश स्टार्ट का टाइम बस मेरे और ऑर्गेनिक के बीच में थोड़ा सा ही डिफरेंस बचा है। इस चैप्टर को डिफरेंस है, ये चैप्टर जैसे ही एंड होगा, मतलब इस वीकेंड इस वीक 2 वीक्स 9 to 10 क्लासेस का डिफरेंस है। आज की क्लास के बाद 8-9 क्लासेस और करेंगे, उसके बाद हम सीधा 12th में मिलेंगे। तो चलिए भाई साहब, यस यस यस, पहुंच चुके हैं हम लोग 11th क्लास के सबसे इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, फिजिकल इक्विलिब्रियम फिनिश करने के बाद हम सब लोग आज पहुंच चुके हैं आयनिक इक्विलिब्रियम की शुरुआत करने। ओके ओके, चलिए यस यस। अर्जुना 3 से आप थर्मोडायनेमिक्स से फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं। अर्जुना 5.2 या पता नहीं जो भी स्टार्ट होगा, अर्जुना कुछ तो नया बैच आ रहा है, 5.2 ही होगा, या नीट फास्ट ट्रैक, वहां से भी फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन भाई साहब इस बैच के अंदर अब हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट वहां पर पहुंच चुके हैं, दैट इज व्हाट आयनिक इक्विलिब्रियम। तो वो उम्मीद करते हैं आप सब लोग जिस तरह से पटाखे फोड़े हैं, जिस तरह से आपने हाँ दिवाली सेलिब्रेट करी है, कुछ लोगों ने छठ सेलिब्रेट करा है, तो ये सारे जो फेस्टिवल सीजन का जो गैप है वो सब मिटा के एकदम तैयारी वायरी पड़ बढ़। ऐसा तो नहीं इक्विलिब्रियम क्या होता है गाइस, ऐसा तो नहीं है ना बाबू सर, इक्विलिब्रियम का होता है सर, हमको सर थोड़ा सा सर फ्रेश स्टार्ट इतना नहीं हो पाएगा। हाँ इक्विलिब्रियम का ऐसा इक्विलिब्रियम भाई साहब फ्रेश स्टार्ट नहीं करना है, केमिकल इक्विलिब्रियम आना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। जिन लोगों को केमिकल इक्विलिब्रियम देखिए, क्योंकि भाई साहब धीरे धीरे सिलेबस आपका अभी तक देखें तो सिलेबस अगर आप देख लीजिए, बस याद दिला रहा हूं क्या क्या कर लिया है आपने। सर याद करिएगा, जब पहला चैप्टर चालू हुआ था सर, शुरुआत में एकदम थोड़ा सा सर प्रैक्टिस की कमी, थोड़ा सा सर हल्के में लिया हमने सोचा साइंस में क्या है, बहुत इजी लगता था पिछले साल 10th में, एसएसटी से तो ज्यादा ही आसान था। लेकिन इस साल देख लीजिए कहां से कहां पहुंच चुकी है जिंदगी। पीरियोडिसिटी चला, कुछ लोगों ने यहां पर फ्रेश स्टार्ट किया था, कुछ लोगों ने सोचा था कि भाई साहब इनऑर्गेनिक से जिंदगी में फ्रेश स्टार्ट करेंगे, इनऑर्गेनिक से भी फ्रेश स्टार्ट किया, फिर ये खत्म हो गया। फिर हमने थर्मोडायनेमिक्स से, इस बैच में सब लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स से भैया शुरुआत करी थी कि थर्मोडायनेमिक्स से हम लोग बैकलॉग नहीं करेंगे। और मुझे बहुत प्राउडली बोल सकता हूं कि बहुत सारे लोगों ने ये चीज अचीव करी है, थर्मोडायनेमिक्स से कोई बैकलॉग नहीं है। केमिकल और फिजिकल इक्विलिब्रियम कर लिया है आपने फिनिश, केमिकल इक्विलिब्रियम आपने फिनिश कर लिया है। अब हमारा लास्ट चैप्टर सर आयनिक इक्विलिब्रियम, इसके बाद आपका ऑर्गेनिक चालू हो जाएगा, आपका ऑर्गेनिक चालू हो जाएगा। ये देख लो सर, ये देख रहे हो, ये हो गया, 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 हंसते खेलते खत्म हो गया सर। सर देख रहे हैं सर, हंसते खेलते बस बेटा यहां से ऑर्गेनिक चालू हो जाएगा। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भाई साहब, इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चालू होते ही न्यूमेरिकल्स गायब हो जाते हैं। कुछ लोगों को फ्रेश स्टार्ट यहां से भी किया जा सकता है, बट 5 दिनों बाद जो बीमारी है वो तो बेटा हर एक जगह ही रहेगी। 5 दिनों बाद फिर से वहां पर आइसोमेरिज्म, जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और सर हाइड्रोकार्बन, ये सारी चीजें अगली क्लास में। तो जो लोगों को बेटा इक्विलिब्रियम नहीं आता, आप आ गए हैं कि नहीं सर शुरुआत अच्छी करनी है, तो मैं सच बताता हूं, हाइड्रोकार्बन ये आप लोग, ये अगला नेक्स्ट फ्रेश स्टार्ट डे है, नेक्स्ट फ्रेश स्टार्ट डे है बेटा, नेक्स्ट फ्रेश स्टार्ट डे है आपका। इधर हमने स्टार्ट किया था, यहां पर फ्रेश स्टार्ट डे था हमारा,
यहां फ्रेश स्टार्ट डे था, ये फ्रेश स्टार्ट डे था सर, ये बीत चुके हैं दिन और ये फ्रेश स्टार्ट डे था। अब इसके बाद बेटा यहां तक, अब यहां पर आपके पास फ्रेश स्टार्ट तो नहीं बोलूंगा क्योंकि भाई ऑब्वियस है, समझ रहे हैं सर। ऑर्गेनिक बेटा वहां से आप जो लोग भी फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो एकदम 2 हफ्ता और आराम करो, 2 हफ्ता 3 हफ्ता और बेटा एंजॉय कर लो। जानते हो 15 नवंबर के बाद पढ़ने का मजा अलग ही लेवल पे आ जाएगा, ठीक है। और क्या, चलिए अब ठेकुआ खाना तो ठेकुआ तो यार अब अकेले हम खा गए भाई, और क्या, ऑनलाइन प्रसाद भी खिलाना था, ओह माय गॉड, ठीक है। हाँ और क्या, ऑनलाइन मिठाई खानी थी यार, मिठाई देखो, या इमेजिन करो, देखो आप साइंस पढ़ रहे हो तो इमेजिन करो यहां पर एकदम मिठाई रखी हुई है, हाँ यहां से ऐसे उठाए, तुम भी उधर से उठाओ एकदम, और क्या एकदम आराम से, इमेजिनेशन का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तुम्हें दिखा नहीं दिखाना, पड़ गए तो वैसे ही इमेजिन करो, ये रहा प्रसाद, ये रहा तुम्हारी मिठाई दिवाली की, हैप्पी दिवाली की मिठाई, एकदम सर ऐसे उठाइए, हाँ और ऐसे, हाँ ऐसे मुंह खोलो, बड़ा सा मुंह खोलो भाई, बहुत बड़ा मिठाई है, एकदम जबरदस्त मुंह खोलो, ऐसे फेंक दिया जाए, और क्या ऐसे फेंक दिया यार। हाँ कोई पूछेगा बोलना स्यूडो मिठाई खाएं, और चल डन, चलो शुरू करते हैं, तो कहानी को शुरू करते हैं। हमारा सिलेबस भैया यहां तक हो चुका है और बहुत बहुत बधाई, क्योंकि अब आप लास्ट चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री के लास्ट चैप्टर पे पहुंच गए, दैट इज व्हाट आयनिक इक्विलिब्रियम। एकदम भाई साहब जिम जा रहे हैं, कल से नहीं 1 तारीख से ना जी, 1 नवंबर से भाई साहब गजब का जिम देखना भाई साहब, ऐसे ऐसे बॉडी बनाया जाएगा, ऐसे करके चलेंगे, तुम 12th में मिलोगे ना तो ऐसे करके चल रहे होंगे, जिम वाली बॉडी देखते नहीं हो, ऐसे अकड़ के चल रहा होता है, ऐसे हो जाता है आदमी। हाँ 1 तारीख से भाई साहब, और क्या यार, आज अच्छा दिन थोड़ी ना, हम मंथ के स्टार्ट में नहीं जाते यार, 30 31 अब 1 तारीख से शुरू करेंगे, तुम्हारी तरफ थोड़ी ना, फ्रेश स्टार्ट हम लोग वहां से करेंगे, इधर तो पुराना स्टार्ट है, बासी स्टार्ट होगा, आयनिक इक्विलिब्रियम की बात की जाएगी, लेकिन उससे पहले हे बाबू कितने लोग हैं, कितने लोग आए हमारी बॉडी, और क्या, अरे बॉडी है यार ये तो, और क्या हमारे पास तो, तुम्हें पता है, और हम वो लोग हैं बॉडी को छुपा के रखते, तुम्हें पता है बॉडी है, ये एप्स बने हुए वो छुपा के रखा है हमने, और क्या हमारे पास ऐसे, तुम्हें क्या लग रहा है ये सोने की घड़ी है इधर, बस इसमें ब्लैक कलर का पेंट करवाया है ताकि भाई इनकम टैक्स का छापा ना पड़े, तुम लोगों की नजर ना लगे, और क्या सब छुपा के रखा है मैंने, ऐसे ऐसे समझ रहे हो क्या, ये सब राज है भाई, बताया नहीं जाता है, ये सब बताया थोड़ी ना जाता है, और क्या। चलो स्टार्ट करते हैं कहानी को भाई, शुरू करते हैं आज की क्लास को। हमारे पास आयनिक इक्विलिब्रियम आए, उससे पहले आयनिक इक्विलिब्रियम का इंट्रोडक्शन तो सर सबसे खतरनाक होता है, और क्या, अबे यार तुम समझ नहीं रहे हो ना यार, हाँ और क्या, स्यूडो बॉडी है, बॉडी के अंदर एप्स छुपे हुए हैं लेकिन वो छुपा के रखा गया है। चलो बात कर रहा हूं इंट्रोडक्शन की, देखिएगा बड़ी उम्मीद के साथ 2-4 लाइंस लिखने की कोशिश करूंगा, अर्ज करता हूं भाई साहब पकड़िएगा, समझिएगा क्या होता है, किस तरह से बातें होती हैं, कुछ 2-4 लाइन से लिखता हूं आयनिक इक्विलिब्रियम के बारे में। भाई साहब इतनी तगड़ी लाइंस बहुत दिनों बाद जब पढ़ता है इंसान तो देखिएगा पढ़ते पढ़ते एकदम जमीन आगे पीछे ना हो जाए। सर आयनिक इक्विलिब्रियम, सर आयनिक इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व्स equilibrium of सर ये बड़ी बड़ी बातें कुछ याद आ रही हैं, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या था सर, आयनिक इक्विलिब्रियम क्या बोला जाएगा, अटेंड ओनली इन, ये बेटा देखिएगा क्लोज्ड वेसल, ये देखना कहीं ऐसा तो नहीं था, हाँ ऐसा तो नहीं कि घबरा गए सर, हाँ मैं ठहरा रहा सर जमीन चलने लगी, सर ओनली पॉसिबल फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन, सर रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए ही पॉसिबल है, रिवर्सिबल रिएक्शंस या प्रोसेस के लिए ही पॉसिबल है
सर रिवर्सिबल रिएक्शन या प्रोसेस के लिए ही पॉसिबल है। भाई साहब जिन लोगों को ये सब कुछ याद ना आ रहा हो, सच बता रहा हूं मैं, एकदम सर जानते हैं सर, ऑर्गेनिक से फ्रेश स्टार्ट। अब बेटा ये चीज गए हो, ये तो निकल गया सर, पोटेंट ओनली इन क्लोज्ड वेसल, क्लोज्ड वेसल में सर रिवर्सिबल रिएक्शन या रिवर्सिबल प्रोसेस में ही इक्विलिब्रियम पॉसिबल है। ये कैसे होता है सर? आयनिक इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर। सर ये डायनेमिक क्या वर्ड होता है? ओ माय गॉड, डायनेमिक इन नेचर। सर ये डायनेमिक इन नेचर क्या होता है? सर रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड। सर कुछ कुछ कहानियां याद आ रही हैं, अगर नहीं याद आ रही बेटा सच बता रहा हूं, आज की क्लास के बाद सीधा मंडे क्लास है, आज भर झेल जाओ। इसीलिए ये देख रहे हो कुछ तगड़ा सा लग रहा है क्या है? आयनिक इक्विलिब्रियम बेटा जिसमें आयंस इन्वॉल्व होंगे, आयंस इन्वॉल्व होंगे, क्लोज्ड वेसल होगा, रिवर्सिबल रिएक्शंस होंगी या रिवर्सिबल रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल का मतलब याद है सर, रिवर्सिबल का मतलब याद है। अच्छा एक बात बताओ, आयंस कौन देता है? एक बात बताओ, आयंस कौन देता है? सुनना भाई साहब, आयंस कौन देता है? आयंस कौन बनाता है? एसिड बेसिस सॉल्ट, यही बोलो। ए भाई याद कर, कोई भी दुनिया का मैटर देखेगा, मैटर दुनिया का देखेगा तो वो दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। भाई साहब साथ साथ में छोटे छोटे नोट्स बनाते जाओ। सर एक होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है इलेक्ट्रोलाइट्स। सर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? सर जो आयंस नहीं बनाते। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स किसको बोलते हैं? सर जो क्या करते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, ये क्या होते हैं? सब्सटेंसेस विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। नॉन इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं? जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि सर ड्यू टू नॉन फॉर्मेशन ऑफ आयंस, ये आयंस नहीं बनाते हैं। नॉन फॉर्मेशन ऑफ आयंस ऑन डिसोल्यूशन, ये किसी चीज में डिसॉल्व करोगे ऑन डिसोल्यूशन। सर डिसॉल्व होने पे आयंस नहीं बनाते हैं, ऐसे लोगों को क्या बोला जाता है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल बेटा देख लो, कौन कौन से एग्जांपल नॉन इलेक्ट्रोलाइट के? यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, ये सब नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। सर ये आयंस नहीं बनाते, यूरिया आयंस नहीं बनाता। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स उनको बोलते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। साथ साथ में क्योंकि आयंस नहीं बनाते हैं ये लोग, यूरिया आयंस नहीं बनाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। क्यों कंडक्ट करते हैं? सर ये इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करते हैं? दिवाली के बाद देख रहे हो इलेक्ट्रिसिटी कितना कंडक्ट हो रहा है। सर सब्सटेंसेज विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, साथ साथ में लिखते चलिए भैया, प्रैक्टिस। हाँ आज थ्योरी ज्यादा चले, न्यूमेरिकल आएगा ना बाबू, जब न्यूमेरिकल आएगा ना तो फिर पहचानना, रुकना खुद को। आज तो भाई साहब स्लोली स्टार्ट कर रहे, थोड़ा थोड़ा करके झटका देंगे ना भाई, ऐसा थोड़ी ना आते ही भाई साहब तगड़ा पढ़ा दे। थोड़ा स्लोली 9-10 से आ रहे हैं। हाँ बड़ी मेहनत से मन मार के बैठे हो ना। ऐसा सच बताना, कितने लोगों को छुट्टी के बाद पढ़ने का मन करता है? हाँ सब छुट्टी के बाद ऐसे सोच रहे होते हैं यार पढ़ना पड़ेगा यार। छुट्टी जाने से पहले ये सोचते हैं कि भाई साहब जैसी छुट्टी खत्म होगी एकदम तूफानी पढ़ेंगे। सबने यही सोचा था ना कि दिवाली की छुट्टी खत्म होगी, सारा बैकलॉग खत्म करके दिवाली के बाद जो है ना भाई एकदम मतलब सुबह से शाम तक पढ़ाई करेंगे। बस दिवाली अच्छे से एंजॉय कर लेते हैं, उसके बाद तो ऐसा तगड़ा पढ़ाई करेंगे ना, मतलब घर वाले जितना ताना मार रहे हैं सब देख लेंगे, यही लग रहा था। लेकिन हाँ सर जैसे ही दिवाली खत्म हुई अगले दिन नींद ही नहीं खुल रही है, फिर सोच रहे हैं यार दिवाली भी खत्म हो गई यार, अब तो ये भी छठ भी खत्म हो गया यार, कैसे चलेगा, अब तो पढ़ना पड़ेगा। जैसे आज ही देखना जैसे ही हाँ जैसा नींद आ रही है, ठीक है भाई देख ले, विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं? क्योंकि भाई साहब ये क्या बनाते हैं? आयंस बनाते हैं। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आयंस ऑन
डिसोल्यूशन। जब इनको डिसॉल्व करते हो तो ये भैया आयंस बनाते हैं। एग्जाम्पल क्या है? तो एग्जाम्पल भैया क्या है सर? एसिड है, बेसिस हैं, सॉल्ट्स हैं। एसिड्स हैं, बेसिस हैं एंड सॉल्ट्स हैं। एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, ये देख लीजिए सर, एसिड, बेसिस, सॉल्ट, ये देख लो जल्दी। तो आयनिक इक्विलिब्रियम की बेसिक इंट्रोडक्शन की बात की गई। आयनिक इक्विलिब्रियम किसको बोला जाता है? वो इक्विलिब्रियम जिसमें आयनिक स्पीसीज इन्वॉल्व है। आयनिक स्पीसीज इन्वॉल्व है। अब आयनिक स्पीसीज भाई, तो आयंस कौन बनाता है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं बनाता। सर कौन बनाता है? सर इलेक्ट्रोलाइट्स बनाता है। इलेक्ट्रोलाइट्स किसको बोलते हैं? सर 10th क्लास में एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट पढ़ा था। एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स पढ़ा था, तो भैया वो होगा। डन। चलिए टाइटल, अच्छा टाइटल, ओ माय, टाइटल बेटा सरप्राइज था। और क्या? इसका मतलब पिछली क्लास में तुम्हें इसका मतलब पता नहीं, केमिकल इक्विलिब्रियम खत्म हो गया, बोला ऐसा टाइटल जो है केमिकल इक्विलिब्रियम लिखा था। अरे हम सरप्राइज रखे हैं भाई साहब, और क्या सरप्राइज। एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स, याद करो 10th क्लास में ये एक चैप्टर था जिसको पढ़ के तुम लोग हंसी मजाक उड़ा रहे थे। यही चैप्टर, ये चैप्टर, हाँ यही चैप्टर अब तुम्हें मजा देगा। इलेक्ट्रोलाइट्स की बात कर रहे हैं भाई साहब, इलेक्ट्रोलाइट्स भी ध्यान सुनिएगा। इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में देख लो, इलेक्ट्रोलाइट्स भाई साहब, अब देखो इलेक्ट्रोलाइट्स आयंस बनाते हैं, ठीक है ये बात तो हमको पता चल गई। लेकिन एक बात बताना, अच्छा सर कोई पूछे नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए क्या आयनिक इक्विलिब्रियम पॉसिबल है? यस और नो बताना। क्या नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए आयनिक इक्विलिब्रियम पॉसिबल है? बता जल्दी, अरे जल्दी बता, जल्दी है जल्दी। क्या आयनिक इक्विलिब्रियम पॉसिबल है? नहीं। क्यों? क्योंकि सर आयंस है ही नहीं, तो काहे का आयनिक इक्विलिब्रियम? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में आयंस नहीं है तो नहीं पॉसिबल है। पक्का? अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट्स में भी दो टाइप के, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग और एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट में ध्यान से सुनिएगा भाई साहब। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या है? सर इलेक्ट्रोलाइट विच अंडरगोज 100% डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन। सर ये इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट है जो 100% डिसोसिएशन या फिर 100% एसोसिएशन करता है। सर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ओ माय गॉड, ओ भाई साहब चक्कर आ गया यार, ये अल्फा क्या होता है? सर बेहोशी आ गई सर, ये क्या चीज है? ये देख रहे हैं सर, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट याद आ रहा है। सर अल्फा क्या होता है पता चला। अल्फा किसको बोलेंगे? सर अल्फा कौन है? सर जिसका 100% स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं? जिसका 100% क्या हो रहा हो? 100% डिसोसिएशन, 100% एसोसिएशन हो रहा हो, उसी को क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। भैया ये टूटने से पहले पूछता नहीं है टूटू की ना, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है बाबू, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, धाड़ 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 धाड़। सर इसका रिएक्शन क्या होता है? सर ये क्या रिएक्शन दिखाता है? सर इरिवर्सिबल रिएक्शन दिखाता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इरिवर्सिबल रिएक्शन दिखाता है। सर ये जैसे HCl है, HCl भाई साहब पूछता थोड़ा ही ना है कि टू के हाँ भाई साहब डिसोसिएट करूं कि ना करूं, ये आएगा पढ़ के चला जाएगा, डिसोसिएट करके चला जाएगा। सर ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं डिसोसिएट हो गया, इरिवर्सिबल रिएक्शन है। एक बात बताओ, हे गाइज हमारे ब्लॉग में, पिछले ब्लॉग में आप लोग देखेंगे हमारे प्लेलिस्ट में, तो मैंने एक बात बताई थी, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। क्या आयनिक इक्विलिब्रियम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए पॉसिबल है या नहीं है? ए बाबू बताओगे कि नहीं बताओगे? पटाखे वाले बम, हाँ सुतली बम भाई साहब बता सकते हो इसके लिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए आयनिक इक्विलिब्रियम पॉसिबल है? आयनिक इक्विलिब्रियम किसके लिए पॉसिबल है? क्या इसके लिए पॉसिबल है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जहां पर इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है, जहां पर इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है। सर क्या यहां आयनिक इक्विलिब्रियम पॉसिबल है?
हे गाइज, नो आयनिक इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल। सर आयनिक इक्विलिब्रियम कभी भी, कोई भी इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए होता है, कभी सर इरिवर्सिबल के लिए नहीं होता है। पक्का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में भी नहीं होगा। एक तो पहले यहां नहीं हुआ, नॉन इलेक्ट्रोलाइट में आयंस नहीं बने तो यहां नहीं हुआ, फिर जहां आयंस बने वहां पर सर 100% बन गए तो भी। अरे भाई साहब, अपनी क्लास में मान लो पढ़ने वाला है, तो पढ़ने वाला क्या करेगा, पढ़ता हुआ चला गया, उसको बैकलॉग पता ही नहीं है। कुछ तो ऐसे बोल, बैकलॉग क्या होता है, हम बताना पड़ता है कि भाई कुछ महाधिराज लोग होते हैं जो 2 दिन पढ़ते हैं, फिर 2 दिन थोड़ा सा मतलब समझ रहे, थोड़ा सा इधर उधर भटकते हैं, फिर 2 दिन बाद याद आता है यार पैसे दिए थे यार, घर वाले पूछ रहे हैं कहाँ पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो वो लोग होते हैं। फिर वो आगे जाते हैं, पीछे जाते हैं। ये भैया आया, पढ़ के निकल गया, सीधा सीधा एक ही डायरेक्शन में चले जा रहा है। सर इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में चलते चला जा रहा। सर सारा का सारा रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में, कहानी खत्म। सर इक्विलिब्रियम का कहां मतलब है, इसमें आएगा इक्विलिब्रियम खत्म। HCl है, ये HCl कैसे टूटता है, देखो तुम्हें दिखाता हूं। इरिवर्सिबल HCl देखो, ये HCl आया, ये देखो, ये देखो शुरुआत में टाइम इज इक्वल्स टू 0, ये अगर 100 है 0 0। सर कुछ देर बाद देखेंगे, कुछ देर बाद देखेंगे ये 0 हो गया, ये 100 हो गया, ये 100 हो गया। सर यहां पर कभी इक्विलिब्रियम पॉसिबल ही नहीं है, इरिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है, कहानी खत्म। इसमें कभी इक्विलिब्रियम पॉसिबल होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि सर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसमें कभी इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है, इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है। ये फॉरवर्ड बैकवर्ड करता ही नहीं है, सीधा सीधा फॉरवर्ड 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 जा रहा है। सब पूरा का पूरा रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हो गया, सब प्रोडक्ट में। इसमें चांस ही नहीं है इक्विलिब्रियम आने का, फॉरवर्ड बैकवर्ड एकदम। भाई साहब जिंदगी जीने का असली मजा ये ले ही नहीं सकता। जो हमारी लाइफ में देखोगे रोमांच क्या होता है, हमारी लाइफ का रोमांच क्या है भाई साहब, एकदम अलग। सर अलग क्या, सर एकदम अलग चलते हैं। रोमांच क्या चलता है, अलग लेवल पे चलता है। वो अलग लेवल क्या है सर, देखिएगा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, मजा सर इनके साथ आता है। ये वो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इनके साथ जो मजा आता है, इलेक्ट्रोलाइट्स विच अंडरगोज लेस देन, ये क्या होते हैं सर, 100% अपना नहीं दे पाते। अगर बोलोगे डिसोसिएट हो जा, बोलेंगे सर थोड़ा सा समझ रहे हैं सर, 100% डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन। इनकी कहानी जो होगी भाई साहब, ये इरिवर्सिबल के बदले ये क्या बनाएंगे, इनका जो अल्फा होता है लेस देन 100% या फिर लेस देन 1 हो जाता है। इनकी अल्फा की वैल्यू लेस देन 100% या फिर 1। ये कैसा रिएक्शन बनाते हैं, दे बनाते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस। ये रिवर्सिबल रिएक्शंस बनाते हैं। अब तुम ज्यादा अच्छे समझते हो, ये मेरे पास एसिड है, ये मेरे पास एसिड है, ये देख लो। कार्बन का एसिड वीक एसिड होता है, कार्बन का एसिड वीक एसिड होता है, ये देख लो। एक बोल रहा है 50-50 होगा, है मालिक। हम इसीलिए जानते हो बेटा, थोड़ा सा हैंगओवर उतारो। मोल कॉन्सेप्ट पढ़े हो गाइज, है मोल कॉन्सेप्ट पढ़े हो। 1 मोल से 1 मोल और 1 मोल बन रहा है, तो 100 से 100 और 100 बनेगा। बताइए, बोल रहा है 50 + 50 एटम कंजर्व करेंगे। अरे हाँ रे बुड़बक, ये अलग एटम है, ये अलग एटम है। 50-50 कर देगा तो तू तूफान मचा देगा भाई, 85 HCl बन पाएगा। हाय ऐसे कैसे, हैंगओवर उतारो भाई साहब, ऐसे थोड़ा ही ना होता है। बोला 50-50 कीजिए, 200 हो गया, ज्यादा बन गया। अलग लेवल पे स्टाइकोमेट्री बेटा, समझ रहे हो, याद आ रहा है वंस अपॉन ए टाइम, जब मैं ऐसे जुल्फे झटक के तुम्हें समझा दी थी मैंने। ये देख ले सर, CH3COH यहां पर देख, अब यहां पर ओ भाई साहब, ये देखना भाई साहब, कितने लोग हैं जो ये राज समझ रहे हैं कि सर टाइम इज इक्वल्स टू, कुछ टाइम ले लूं, चाहे टाइम इज इक्वल्स टू T ले लूं तो T, ये देखिएगा। ओ माय गॉड भाई साहब, ये तो यार सर के ऊपर से चला गया मेरे, मैं तो भूल चुका हूं ये सब। ये कौन है जिसको दिख रहा है कि यहां पर आयनिक इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल। आयनिक इक्विलिब्रियम बेटा किसके लिए होता है,
सर आयनिक इक्विलिब्रियम सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होता है, याद रखिएगा सर, सिर्फ और सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। सभी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कभी भी ऐसा नहीं होता है। सर देख लीजिए ये अल्फा क्या होता है, ये लाइन मैंने कैसे लिख दिया मुझे खुद नहीं पता। जो लोग भी ये सोच रहे हो कि सर C माइनस C अल्फा क्या होता है, सच बता रहा हूं हमको खुद नहीं पता है भाई, ये सब क्या चल रहा है अल्फा अल्फा। हाँ और क्या सर, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में ही आपको आयनिक इक्विलिब्रियम देखने को मिलता है। रीजन क्या है, उसका रीजन आपको बता दिया गया। ये यूनिडायरेक्शनल नहीं चलता, ये बाई डायरेक्शनल होता है। ये भाई साहब डायनेमिक नेचर के लोग होंगे। सर देख रहे हैं कैसी बातें पता चल रही हैं, सर ये देख रहे हैं। डन। केमिकल इक्विलिब्रियम का कुछ छोटा मोटा कॉन्सेप्ट, इसीलिए बेटा ध्यान से सुनिएगा, ये बात याद रखिएगा। C माइनस C अल्फा और C अल्फा क्या होता है, ये भाई साहब ये कम बैक अब थोड़ा आगे निकल चुके हैं हम लोग। अल्फा क्या होता है, लेस देन 100%, लेस देन 1। आयनिक इक्विलिब्रियम जब भी पढ़ेंगे हम किसके लिए पढ़ेंगे सर, वीक वाले इलेक्ट्रोलाइट के लिए। क्यों, क्योंकि यही रिवर्सिबल रिएक्शन दिखाएगा, इसी में जिंदगी जी जाएगी। श्योर, पक्का, डन। तो बस यही याद रखिएगा। मैं तुमसे बस ये बता रहा हूं कि आयनिक इक्विलिब्रियम की कहानी, ये देख लो आयनिक इक्विलिब्रियम की कहानी कहां से चालू होती है। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए पढ़ते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। बेटा आज तो हम पढ़ेंगे भी नहीं, आज तो बस थोड़ा शुरुआत कर रहा हूं, थोड़ा सा कुछ लोगों को याद दिला रहा हूं कि बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम रिवाइज करना था। ये बात मैंने बोली भी थी, कल क्लास भी नहीं हुई, मुझे लगा कि भाई ब्रेक के जस्ट बाद आना थोड़ा सा अपशगुन हो जाता है, तो थोड़ा सा मैंने कल का ही ब्रेक दिया कि भाई साहब पढ़ के आएंगे। अब भाई साहब आज की क्लास के बाद सीधा मंडे को मिलेंगे, तो पूरी उम्मीद है कि आज थोड़ा बुरा लगेगा तो जाके कहीं रिवाइज कर लीजिए। केमिकल इक्विलिब्रियम बेटा आप ही का चैप्टर है, आप ही ने किया है, उसमें सारा अल्फा के अलग अलग फॉर्मूले, ये सारे कॉन्सेप्ट बताए गए थे। सर सच बता रहा हूं, बाकी जिन लोगों को स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग वीक, स्ट्रॉन्ग बेसिस नहीं याद है, 9th 10th में बताया जाता है। अगर नहीं याद है तो मैं आपको एक लिस्ट दिखा देता हूं, स्ट्रॉन्ग एसिड में याद रखिएगा इनऑर्गेनिक एसिड्स को क्या बोलते हैं। ये बेटा एक लिस्ट लिख लीजिए नोट करके, इनऑर्गेनिक एसिड्स को क्या बोल दिया जाता है, ये देख लो। इनऑर्गेनिक एसिड्स को स्ट्रॉन्ग एसिड, ऑर्गेनिक वीक एसिड्स किसको बोलते हैं, तो वीक एसिड्स में हम किसको बोल देते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स को, कार्बन कंटेनिंग एसिड्स को वीक एसिड बोल देते हैं। बेटा वीक एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ये लिख लो जल्दी से जल्दी नोट कर लो। ये सब इनऑर्गेनिक में बताया जाता है, ऐसे बताया भी गया है थोड़ा बहुत। कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग होता है सर, अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड्स जो होते हैं ग्रुप 1 और 2 के, वो थोड़े स्ट्रॉन्ग हाइड्रोक्साइड्स होते हैं क्योंकि मेटालिक नेचर ज्यादा होता है। अब वो सब बातें मैं नहीं करूंगा यहां पर, आप बस ये लिस्ट लिख लीजिए, मुझे बस ये लिस्ट याद रखिएगा। गलती से कभी इन सब पे मत लगा देना इक्विलिब्रियम, ये सब क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग है, इन सब में इक्विलिब्रियम नहीं होता। NaOH में KOH में इक्विलिब्रियम नहीं पॉसिबल है, वो इरिवर्सिबल रिएक्शन दिखाएगा। ये लिस्ट नोट में याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि भाई साहब हाँ अगले हफ्ते सारी का हो गया, कैसे हो गया, एकदम नहीं। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम बेटा जिस दिन इक्विलिब्रियम एंड हो रहा होगा उस दिन बताऊंगा, सारा केमिकल आयनिक सब मिला के एक साथ, वो आएगा टाइम, वो सब आएगा लास्ट में, आते आते जाते टाइम सब हाँ तगड़ा कॉन्सेप्ट कराया जाएगा। डन सर। ये देख लो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, इन सब में कभी इक्विलिब्रियम मत लगा देना। कभी जिंदगी में क्वेश्चन में HCl HNO3 ये सब दिख जाए, इनऑर्गेनिक एसिड्स मतलब कार्बन कंटेनिंग वाले एसिड्स नहीं, तो वो मोस्टली क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। कार्बन वाले एसिड्स मोस्टली क्या होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं, वीक एसिड्स होते हैं। अमोनिया वाले बेसिस जो होते हैं, अमोनिया वाले बेसिस या हम बोल सकते हैं P ब्लॉक D and F ब्लॉक वाले बेसिस क्या होते हैं, वीक बेस होते हैं। स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन से होते हैं, जो अपने पास ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के बेसिस होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं।
पक्का छोटा सा 2 लाइन का अपना है, ये नोट करके लिख लीजिएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। अब आपको ये पता चल जाएगा इक्विलिब्रियम पढ़ना किसके लिए है, आयनिक इक्विलिब्रियम इस चैप्टर में पढ़ते किसके लिए, इन सब के लिए, इन सब के लिए इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ा जाता है। डन सर, हो जाएगा। चले, ऑर्गेनिक एसिड्स इनऑर्गेनिक एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स इनऑर्गेनिक एसिड्स, तो भैया इक्विलिब्रियम की शुरुआत की जाए क्या। चलिए थोड़ा सा भाई साहब एक बड़ी बात मैं आपको बताने जाता हूं, थोड़ा सा याद दिलाने के लिए। बहुत बढ़िया, बैकलॉग खत्म कर लिया है, बहुत बहुत मुबारक हो जिन लोगों ने भी अपना बैकलॉग खत्म कर लिया, आज से शुरू कर रहे हैं, शुरू कीजिए। जिन लोगों का बैकलॉग वही बचा हुआ है बेटा, अब आपसे मैं क्या ही बोल सकता हूं। अभी भी अर्जुना 2.0 3.0 उन सब में अभी थर्मोडायनेमिक्स चालू हुआ है, किसी में इक्विलिब्रियम चालू हुआ है, आप वहां से भी कर सकते हैं। ठीक है, नीलेश भाई पूछ रहे हैं कि 100 कैसे लिख दिया। बेटा ये राज अब छोड़ दो, आज के बाद अब क्या हम बोलें, इस राज को राज रहने दो यार। 100 कैसे लिख दिया भाई साहब, ये राज अब राज ही रहने दो यार। 100 कैसे लिख दिया सर, ऐसे ही मन किया लिख दिया यार। कुछ देर बाद पूछेगा सी अल्फा कैसे लिख दिया, बताओ। चलो तो हम पढ़ते हैं कुछ नई बात क्या, बस तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं, कुछ याद दिलाना चाहता हूं। पता है कैसे याद दिलाना चाहता हूं, ये देखना अपने पास ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ। भाई साहब पढ़ लीजिए ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ। ओस्टवाल साइंटिस्ट का नाम, भाई साहब इन्होंने क्या बोला कि भैया जितना भी द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट सर इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन डाइल्यूशन। लॉ बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा लॉ दिया इन्होंने। ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ भैया एक लाइन में बोलता है। अब ये बात हम लोग प्रूफ करेंगे, क्योंकि आप भी प्रूफ करने के लिए आए हैं, ऐसे कैसे किसी की बात मान लेंगे। इनके हिसाब से क्या है कि डाइल्यूशन करोगे, डाइल्यूशन का मतलब कितने लोगों को पता है, डाइल्यूशन बेटा हो रहा है, मतलब डाइल्यूट करने का मतलब क्या होता है कि आप कॉन्सेंट्रेशन को क्या कर रहे हो। डाइल्यूट करने का मतलब कॉन्सेंट्रेशन को अगर कम करोगे तो भैया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में बढ़ जाता है। ये कौन बोलता है सर, ये बोल रहा है कौन, ये कौन बोल रहा है सर, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ। ओस्टवाल ने ये बात बोली कि अगर आप डाइल्यूट करते हैं तो उस केस में याद रखिएगा, जो भी डाइल्यूट करेगा, डाइल्यूशन का मतलब वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं सर, नंबर ऑफ मोल सेम रहता है, डाइल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन। अब बेटा तुम लोग यार 11th के लास्ट, फिजिकल केमिस्ट्री के लास्ट चैप्टर पे आए हो, तो उम्मीद करता हूं कुछ कुछ बेसिक चीजें याद होंगे। डाइल्यूट करने का मतलब कि भैया वॉल्यूम ऐड कर रहे हो, कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, कॉन्सेंट्रेशन कम करोगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाएगा। एक बात बताइए सर, एक बात बताइए, कैसे केमिकल इक्विलिब्रियम भी पढ़े बिना आयनिक इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता, एकदम नहीं हो सकता भाई। प्लीज बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं पढ़े हो तो सच बता रहे हैं, तुम इसको पता है ये सब, ये अल्फा फल्फा कुछ नहीं पता चलेगा भाई, ये स्टंट मत करना कभी। हाँ मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं, ये चीज जाके घर वालों से या स्कूल वालों से पूछना, क्या बिना 9th पढ़े या बिना 8th 9th पास किए 10th में डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं, उसके लिए बिहार में पढ़ना पड़ेगा, वहां हो सकता है ये सब। हाँ कहीं और स्टेट बोर्ड में हो सकता है कि बिना 8th से 8th 9th पढ़े सीधा 10th में चले जाए, लेकिन भाई रियल लाइफ में ऑब्वियस है सीढ़ी चढ़ने का एक ही तरीका है, केमिकल पढ़ा है तो ही आयनिक होगा। कोई ऐसा महानुभाव जो भाई साहब दिवाली के बाद फ्रेश स्टार्ट करने के चक्कर में आज आ गया हो, सॉरी गाइज। हाँ केमिकल पढ़े बिना आयनिक नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। जो लोग ऐसे मन विचार से आए हैं कि चलो शुरू कर लेते हैं, हम तो टैलेंटेड थे 10th तक, बेटा ये घमंड तो टूट ही गया होगा। अभी तो घर वाले रिश्तेदार आए थे ना अंदर ही अंदर, और क्या रिश्तेदारों ने बोला होगा कैसी चल रही है पढ़ाई, वो भली उनका इंटेंशन भले ही अच्छा हो, लेकिन तुम्हें बुरा लग रहा होगा, टोन मार रहे हैं का, हाँ ताने मार रहे हैं ये लोग, ताने मार रहे हैं ये लोग। चलो चलो ये देखो अपने पास, ये देख रहा है भाई साहब डाइल्यूशन का ज्यादा होना। अब ये कैसे हो गया, ओस्टवाल ने ऐसी कैसे बोल दिया, ऐसे कैसे हवा में बोल देगा,
ऐसे नहीं भाई साहब, ओस्टवाल्ड बोला कि कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लो। ये देखो मैंने एक वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया, ये मेरा एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो एक बात बताओ भाई साहब, ध्यान से सुनना, अल्फा सर वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तुमने बोला सर इसको डिसोसिएट कर दीजिए, मैंने ऐसे डिसोसिएट कर दिया। आयनिक इक्विलिब्रियम की शुरुआत करते हुए हम लोग टाइम इज इक्वल्स टू 0 पर अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन C है, इसका 0 है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि टाइम इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पर C माइनस सी अल्फा, ये C अल्फा और ये C अल्फा, क्या ये लिख सकता हूं? हे गाइज, क्या ये बातें लिखी जा सकती हैं? और क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर मैं निकालने जाऊं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर मैं निकालने जाऊं, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं a प्लस बी माइनस अपॉन ए बी, सर C अल्फा इंटू C अल्फा, C माइनस C अल्फा, सर यही लिखेंगे। सर के इक्विलिब्रियम को देख लीजिएगा, लिखा जा सकता है। ये सब याद आ रहा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, पता चल रहा है ना भाई साहब। ऐसा तो नहीं प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखते थे ना, और इक्विलिब्रियम पर लिखते थे, ऐसा नहीं कि 0/C क्यों नहीं लिखा सर, ये डाउट तो नहीं आ रहा भाई साहब, ये डाउट तो नहीं आ रहा ना कि सर ऐसा है कि 0/0/C भी तो लिख सकते हैं। बाबू ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता ना। कोई पता चला बोले सर आप गलत पढ़ा दिए, ऐसा भी तो हो सकता है 0/0/C, नहीं होता ना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्विलिब्रियम पर ही मेजर किया जाता है। अच्छा एक बात बताओ, जो किसी भी टाइम पर मेजर किया जाए उसको क्या बोलते हैं? सेम एक्सप्रेशन से जो किसी भी टाइम पर मेजर किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? जल्दी से जल्दी बताओ। जो किसी भी टाइम पर सेम एक्सप्रेशन से मेजर किया जाता था उसको क्या बोलते थे हम लोग? उसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते थे कि उसको क्या बोलते थे? सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं बोलते थे, उसको हम लोग बोलते थे सर क्या, याद करो, रिएक्शन कोशिएंट। एकदम भाई साहब पढ़ बढ़ के आए हैं यार, गजब गजब भाई साहब, बहुत बढ़िया। इधर जानबूझ के ये सब क्वेश्चन पूछ रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, क्योंकि भाई साहब कुछ लोग, जो लोग भी नहीं पढ़ के आए बेटा, बुरा मानना, रिवाइज करना, क्योंकि ये लास्ट चैप्टर है बेटा, इसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री सीधा 12th में मिलेगी। तब तक आपको खुद ही अब ये सब चीजें रिलेट करना है। ये सब पढ़ा हुआ है आपने, दिवाली से पहले, बम फटने से पहले यही पढ़ा था, अब बम फट चुका है। मोमेंटम मास जो कंजर्व करना था वो कर चुके हैं, अब इसके बाद दौड़ना है। सर ये देख लीजिए, किसी भी टाइम पे मेजर करते हैं तो उसको रिएक्शन कोशिएंट कहते हैं, और अगर इक्विलिब्रियम पे मेजर करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलेंगे। अच्छा एक बात बताइएगा, अकॉर्डिंग टू ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, अकॉर्डिंग टू ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, ध्यान से सुनना भाई साहब, ये क्या बोल रहा है? ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या बोल रहा है कि अल्फा की वैल्यू लेस देन 5% हो गई। अगर अल्फा की वैल्यू लेस देन 5% हो गई, अल्फा लेस देन 5% या फिर 0.05 से कम हो गया, अगर अल्फा की वैल्यू, ध्यान से सुनना, यह ध्यान सुनना, यहां तक तो कुछ नहीं करा ओस्टवाल्ड ने, कुछ भी नई बात नहीं बोली, लेकिन ओस्टवाल्ड वहां पर एक लाइन बोलता है कि भाई साहब अगर अल्फा की वैल्यू लेस देन 5% है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो वीक का मतलब ही है कि भाई साहब स्लोली स्लोली चलेगा, स्लोली स्लोली चलेगा। 5 क्लास जहां 5 क्वेश्चन जहां पढ़ता है वो क्या करता है, बोलता है, जैसे बहुत सारे लोग साथ होता भी होगा, एक्सेप्ट करो चाहे ना करो, 5 क्वेश्चन जहां लगातार अच्छे से हो गया, हाँ, या 5 क्लास लगातार तुमने पढ़ लिया, समझ रहे हैं, हाँ, मंडे से लेकर ट्यूसडे तक, थर्सडे तक, फ्राइडे तक पढ़ लिया, जैसे ही पढ़ लिया छठे दिन सैटरडे को आदमी ऐसे अंदर अंदर स्यूडो कॉन्फिडेंस में चलता है कि भाई साहब और क्या, अब क्या सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, ऐसा ही फील होता है ना, और क्या, 5 लेक्चर तक सही चलता है, छठे लेक्चर से आदमी उड़ना चालू, यही बोल रहा है। लेस देन अगर 5% है तो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या बोलता है कि उस केस में 1 माइनस अल्फा को आप क्या ले लेंगे, 1,
1 माइनस 0.05 को बेटा आप क्या ले लोगे, 1 ले लोगे। अगर आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लेस देन 5% है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, आप अगर आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर लेस देन 5% है तो 1 माइनस अल्फा को आप ऑलमोस्ट क्या ले लेते हो, 1 ले लेते हो। यही क्या होता है, इसी को देख लो, ये देख लो। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर हो गया, सी अल्फा स्क्वायर के। अल्फा किसके बराबर हो गया, के इक्विलिब्रियम बाई सी। कॉन्सेंट्रेशन के अल्फा और कॉन्सेंट्रेशन एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं क्या, अल्फा और कॉन्सेंट्रेशन एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं क्या सर, इसी को ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ बोलते हैं। ये जो पूरा का पूरा मैंने आपको बताया यही ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ होगा, ओडीएल बोलेंगे इसको, शॉर्टकट में हम लोग क्या बोलते हैं, ओडीएल। ये देख ले, अल्फा जो होता है कॉन्सेंट्रेशन के इनवर्स दिख रहा है सर, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे अल्फा कम होगा, कॉन्सेंट्रेशन कम करोगे अल्फा की वैल्यू बढ़ रही है। तो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ बेटा क्या बोलता है कि भैया अगर आपका अल्फा लेस देन 5% है या अल्फा की वैल्यू 0.05 से कम है तो 1 माइनस अल्फा को आप क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सी अल्फा स्क्वायर हो जाएगा और सर अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, के इक्विलिब्रियम बाई सी अंडर रूट कर देंगे। सर देख लो, डन हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो भाई साहब अल्फा लेस देन 5%, सर ओडीएल ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ याद रखिएगा। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या है कि आपको ये कंडीशन, ये तो नॉर्मल था जो पहले ही पढ़े थे, बस उसमें ये कंडीशन लगा दिया 1 माइनस अल्फा को। मतलब फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, अगर मैं बात करूं फॉर सेम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट सेम है, ये देखिएगा मैं अब फॉर्मूला पे फॉर्मूला लिख सकता हूं गाइस। कैसे, अगर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो के इक्विलिब्रियम क्या रहेगा, सेम रहेगा। सर एक बात बताओ, अल्फा की वैल्यू क्या है, के इक्विलिब्रियम बाई सी है। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो कितने लोग हैं जो ये फॉर्मूला रट सकते हैं, अबे रटने की जरूरत है क्या। अल्फा जो होता है वो कॉन्सेंट्रेशन के अपोजिट होगा क्या, कॉन्सेंट्रेशन के अपोजिट चलेगा क्या, इनवर्स चलेगा क्या, देख लो कॉन्सेंट्रेशन के अपोजिट चलेगा क्या। जल्दी क्या लग रहा है, C2 बाई C1 होगा क्या, अल्फा 1 बाई अल्फा 2 की वैल्यू C2 बाई C1 होगी क्या। सर हो जाएगा, हाँ लेस देन 5% पे ही लिया जाता है, क्योंकि भाई ऑब्वियस है 5% से ज्यादा कोई कर रहा है तो इसका मतलब वो थोड़ा सा स्ट्रांग है, उसमें 1 माइनस अल्फा को नहीं लिया जाता। ये ध्यान रखना कि ये लेस देन 5% की कंडीशन पे ही, ऑब्वियस वीक इलेक्ट्रोलाइट बेटा लेस देन, वीक तभी बोलते हैं कि 5% से कम रहे, ठीक है। ए भाई बोल रहा है सर सेम क्यों, अरे एसिड सेम होगा। मान लो एक बात बताओ, मान लो ये एसिड दे दिया मैंने, ये मैंने तुम्हें वीक एसिड दे दिया, चलो मुझे ये बताओ अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन, वीक एसिड है, ध्यान सुनना मुझे बताना, इसका कॉन्सेंट्रेशन मैंने तुम्हें दिया 0.5 m, अल्फा 1 इसकी वैल्यू है x, अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन मैंने दे दिया 0.15 m, अल्फा 2 की वैल्यू है y, मुझे बस इतना बता दो x और y में कौन बड़ा और कौन छोटा, x और y का रिलेशन बता दो, x और y का रिलेशन बता दो। सर कॉन्सेंट्रेशन दिया है उसका अल्फा ये दिया है, कॉन्सेंट्रेशन दिया है इसका अल्फा ये दिया है, इस कॉन्सेंट्रेशन का अल्फा ये दिया है, मुझे इतना बता दो कौन सा अल्फा बड़ा या कौन सा अल्फा छोटा, विच वन इज ग्रेटर विच वन इज स्मॉलर, अल्फा 1 अल्फा 2, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, कॉन्सेंट्रेशन कौन सा ज्यादा है, सर ये वाला। सर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा अल्फा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, x की वैल्यू क्या होगी, लेस देन y होगी, x की वैल्यू लेस देन y होगी। सर याद रखिएगा एसिड सेम है तो ऑब्वियस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट याद करो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या रहेगा, सेम रहेगा भाई। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट याद है, कॉन्सेंट्रेशन से, प्रेशर से, वॉल्यूम से फर्क नहीं पड़ता था, टेम्परेचर से। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या याद है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता था, जिसका कॉन्सेंट्रेशन कम जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, कम होगा।
अरे यही तो पढ़ा, कॉन्सेंट्रेशन जितना कम होगा, कॉन्सेंट्रेशन जितना कम होगा, अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, उतनी बढ़ती चली जाएगी। अल्फा की वैल्यू उतनी क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। अल्फा की वैल्यू उतनी क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। कॉन्सेंट्रेशन जितना कम होगा, अल्फा की वैल्यू उतनी ज्यादा होती चली जाएगी। अच्छा, अब भाई ये भाई इतना मैथ पुअर है क्या, बोला 0.5। यार तुम भाई ऐसे क्वेश्चन कौन पूछता है भाई साहब, 0 अब देख 50 है, ये 15 है रे यार। ऐसे ऐसे डरा देता है एकदम, मतलब भाई इतना इतना बड़ा हैंगओवर में आए हो क्या कि ऐसा सर कैसे हो जा रहा है। सर वो 0.5 है, 0.15 है। ओह, मतलब कुछ ऐसे इतने धुरंधर मैथ्स वाले लोग हैं जिनको ये 5 दिख रहा है और इनको 15 दिख रहा है, बोल रहा है सर ये बड़ा है 5 और 15 में। भाई मुबारक हो तुमको। कौन सी बीमारी हुई है, मैथोफोबिया हुआ है। हाँ मैथोफोबिया, मुबारक हो तुमको। मतलब बोल रहा है 0.5 और 0.15 में, हाँ उल्टा पढ़ा दिए भाई साहब। गजब गजब का टैलेंट है भाई। हाँ ऐसा गजब का टैलेंट लेके मत चला करो, समझ रहे हो, गवर्नमेंट बैन कर देती है ऐसा टैलेंट लेके चलोगे तो। मतलब मैं सोच रहा हूं क्या गलत हो गया, बोला 0.5 सर छोटा होगा 0.15 से। भाई साहब जानते हो बेटा, ऐसा मैथ लगाए होगे ना अभी तुम्हारे जो, हाँ 9, 10, 8 के जो टीचर होंगे ना, उनका एक हाँ एकदम रिदम बढ़ गया होगा एकदम कि भाई साहब क्या हुआ, ऐसा स्टूडेंट। ठीक है, हाँ ये वैल्यूज एग्जाम में दी, इसका ये कॉन्सेंट्रेशन दिया है तो इसका डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ये है, इसका डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ये। अब वो वैल्यू जो भी हो, एक्स और वाई कुछ भी हो सकता है, मैं एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, मैं तो मैथमेटिकली समझा रहा हूं। काविड था, ओह माय गॉड, काविड था, काविड, ओह माय गॉड। कोविड में पढ़ रहा था ना सर, जान रहे हैं सर, जूम क्लास कर रहा था स्कूल का। हाँ मैम, हाँ सर पढ़ा रहे थे, मम्मी पापा सोच रहे थे बच्चा बंद कमरे में एकदम नेटवर्क, हाई नेटवर्क पे पढ़ाई कर रहा है, लेकिन कौन कम वक्त उनको बताए कि सर हम क्या कर रहे थे सर। हाँ रील बनाने से अलग। ये देख एक लास्ट क्वेश्चन भाई साहब, एक लास्ट क्वेश्चन। सर ये वीक बेस है, ये क्या है, वीक बेस है। अगर इसका वीक बेस है, ये एक बात बता दो, इसका वीक बेस है सर, यहां पर अल्फा की वैल्यू, अल्फा 1 की वैल्यू 0.015 दिया है सर, यहां पर कॉन्सेंट्रेशन C1 दिया गया है सर, यहां पर कॉन्सेंट्रेशन क्या है, C1 है। अगर अल्फा 2 की वैल्यू 0.005 दे दूं तो भैया यहां पर C2 है। मुझे C1 और C2 का बता दोगे किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा और किसका कॉन्सेंट्रेशन कम। अल्फा 1 दिया है 0.015, इसका कॉन्सेंट्रेशन C1, इसका कॉन्सेंट्रेशन C2। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को देख के, कॉन्सेंट्रेशन को देख के बता सकते हो। अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा होगा मतलब कॉन्सेंट्रेशन क्या होना चाहिए सर, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर ज्यादा होता है तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा सर, कम हो जाएगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर ज्यादा होगा तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा भैया, कम हो जाएगा सर। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, पूरी उम्मीद है बेटा ये ज्यादा है ना, अल्फा 1 ज्यादा है तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, कम होगा, C1 कम होगा, पक्का ना। मैं लिख भी देता हूं, हाँ C1 इज लेस देन C2, क्यों, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बेटा ये ज्यादा है एज कंपेयर टू ये। अल्फा 1 इज ग्रेटर देन, एज लिख भी देता हूं, एज अल्फा 1 इज ग्रेटर देन अल्फा 2। भाई मैथ्स को साइड मारो, मैं ही आंसर लिख देता हूं सर। क्यों, क्योंकि भैया अल्फा 1 ये वैल्यू ज्यादा बड़ी है, 0.015 बड़ी है एज कंपेयर टू 0.005। तो जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा होता है उसका क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा सर, उसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा, पक्का। तो यही है ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ये किसके लिए वैलिड है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। गलती से भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स पे मत लगा देना। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ इज वैलिड ओनली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए वैलिड नहीं होता है।
आइए हम आयनिक इक्विलिब्रियम चालू करेंगे। लेकिन अब यहाँ तक की क्लास मैंने इसलिए जानबूझ के इसको पढ़ाया, इसको याद दिलाया, क्योंकि मैं चाहता था जो लोग भी केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ के आए हैं एक तो वो क्लास से चले जाएं, क्योंकि बेटा बिना केमिकल के नहीं हो सकता। जिन लोगों को आधी अधूरी यादें वापस आ रही होंगी कि सी अल्फा हाँ कुछ तो कराया है, जो गजनी वाली यादाश्त में होंगे, बेटा सच बता रहा हूं आपके पास टाइम है, प्लीज मंडे से पहले एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिए केमिकल इक्विलिब्रियम, क्योंकि इसके बाद मैं चालू करने वाला हूं आपके साथ सत्संग, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है आपको थोड़ा सा टाइम और चाहिए पढ़ने के लिए। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि अब मैं सत्संग चालू करता हूं कि आयंस बनाते कौन कौन से लोग हैं, कैसे डिफाइन होता है आयंस, और उसके बाद हम लोग फिर आयनिक इक्विलिब्रियम पे जाएंगे। आयनिक इक्विलिब्रियम हम आज नहीं, हम 2-3 दिन बाद जाएंगे। पहले हम आयनिक इक्विलिब्रियम की पहले की चीजें करेंगे। वो याद है ना साउथ इंडियन मूवीज वाला हीरो सूर्य पहली क्लास में नहीं आता है। सूर्य जो होता है उसके बारे में पहले भोकाल बनाया जाता है। हमने ये पढ़ा आयनिक सिर्फ और सिर्फ किसके लिए पढ़ते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। उसमें अगर कॉन्सेंट्रेशन कम करोगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ती है। अब इसके बाद सूर्य आएगा, लेकिन उससे पहले उसके आसपास के सराउंडिंग को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे हम अपने सत्संग को। और सत्संग क्या है, 10th क्लास में भी पढ़ा था एसिड बेसिस सॉल्ट। आज फिर से एसिड बेस थ्योरी फिर से पढ़ने वाले हैं, देखेंगे क्या क्या होता है। ठीक है एकदम। तो शुरू करते हैं कहानी को। सर एसिड बेस क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज बेटा 10th में पढ़ा था, एसिड बेसिस इन सॉल्ट ही पढ़ा था, और क्या उसी की चीजें। हाँ और अरे एसिड बेस थ्योरी देखो ध्यान से, एसिड्स किसको बोलते हैं। तुम लोगों ने 10th तक तो बहुत सारी चीजें एकदम 10th में याद है कितना अलग ही एटीट्यूड में चलते थे ना तुम लोग। 10th में भाई साहब जो साइंस पढ़े हैं वो अलग ही एटीट्यूड में चलते थे कि अरे सर साइंस का। अब तुमसे कोई रिश्तेदार मिला था नहीं जो बोल रहा हो कि कोई बच्चा तुमसे जूनियर कि भैया 10th का ना साइंस बड़ा डिफिकल्ट है, तुम्हें अंदर ही अंदर हंसी आती होगी। और क्या इस बार दिवाली वाली में कोई हाँ छोटा भाई बहन मिला होगा कि बड़ा मुश्किल है 7th-8th क्लास में साइंस पढ़ना। तुम्हें क्या बोलना है, बस 11th में आओ, क्या लेना है, PCMB लेना है। और क्या किसी सजेशन तो नहीं दिया तुम लोगों ने। हाँ भाई साहब एसिड्स किसको बोलते हैं, तो एसिड्स याद करिएगा आपने क्या बोला था, जो क्या कर देता है टर्म्स। सर ये ब्लू लिटमस को किसमें कन्वर्ट कर देता है, सबसे बेसिक सी चीज जो आपसे पूछी जाती है, ब्लू लिटमस टू रेड। ये बेसिस किसको बोलते हैं, जो क्या कर देता है टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। यही था शायद, यही पढ़ते सबसे बेसिक सी चीज जो आपने 10th में पढ़ी थी। सर यही होता है। फिर अगर तुमसे कोई पूछे कि सर ये एसिड्स और बेसिस में, तो मैं तुम्हें बता दूं सर एसिड्स किस बारे में क्या बोलते थे कि ये क्या होता था, सर ये खट्टा लगता है, सर ये सावन टेस्ट होता है, और ये क्या होता है एकदम कड़वा होता है, सर बीटर इन टेस्ट होता है। सर ये 10th क्लास तक आपने खूब भर भर के पढ़ा है। यहां पर देखेंगे तो आप पढ़ते हैं pH लेस देन 7 होता है, यहां पर pH ग्रेटर देन 7 होता है। सर यहां पर यह पढ़ा जाता है जितना pH कम होगा, जितना pH कम होगा एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है बेटा, ऐसा कुछ पढ़ा था। pH स्केल पता है ना, कि ऐसा तो नहीं कि pH स्केल क्या होता है, ये तो कोविड के बाद पढ़ा था भाई, ये तो कोविड के बाद पढ़ा था भाई कि ये भी सर क्या बात कर रहे हैं सर। हाँ ये सब क्या बात कर रहे हो सर, ये सब pH जितना ज्यादा होगा, pH जितना ज्यादा होगा बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है उतनी ज्यादा होती है, बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है उतनी ज्यादा होती है। सर ये देख लो एसिड बेसिस की बात कर रहा हूं। सर एसिड क्या होता है, सर एसिड के बारे में यही पढ़ते हैं कि सर गिव्स H+ आयन, और इसके बारे में क्या लिखते थे, गिव्स OH- आयन। यही पढ़ के तुम खुश थे, तुमने बोला सर यही एसिड कहलाएगा, यही बेस कहलाएगा। बस बेटा थोड़ा सा यही भ्रम तोड़ने के लिए मैं आया हूं। एसिड बेस की थ्योरी भाई साहब ये 9th 10th में जो भी आपने पढ़ा था, मैं उसको ऐसा नहीं कि कैंसिल आउट कर रहा हूं, लेकिन अब आपके साथ कुछ लिमिटेशंस आएंगी। उस एसिड बेस की लिमिटेशन को आप बस 2-4 दिनों के अंदर जान जाओगे कि 10th में आपके साथ क्या स्कैम हुआ था। लेकिन कोई बात नहीं, अभी के लिए आपको ये सारी बातें आपको आती हैं। मैं इसी उम्मीद के साथ pH स्केल जानता हूं, मैं मतलब बना देता हूं एक बार,
थोड़ा याद आ जाए, 0 से लेकर 14 तक था। 7 से क्या होता था, न्यूट्रल होता था। 7 क्या होता था, न्यूट्रल होता था। इधर जाते थे तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती थी, इधर जाते थे तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती थी। सर इधर जाते थे तो बेसिक स्ट्रेंथ या अल्कलाइन नेचर बोल दिया जाता था। ऐसा कुछ 10 तक पढ़ा है हम लोगों ने, ये तो पढ़ा होगा भाई। ये सब तो ऐसा तो नहीं कि सर क्या बात कर रहे हैं, 10th में भी कोविड का प्रकोप था सर। 10th तक तो ये सब चीजें तो बड़ी अच्छे से लिखी होंगी। हाँ सुंदर सुंदर, और क्या सुंदर सुंदर बातें करी होंगी। सर आइए हम लोग बात करेंगे एसिड बेस थ्योरी। आज से एसिड बेस थ्योरी की बात करने शुरू करेंगे। एसिड बेस थ्योरी की बात करेंगे, क्या होता है एसिड बेस थ्योरी में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एसिड और बेस के बारे में बात करेंगे तो पता है यहां पर एसिड बेस को डिफाइन करने के लिए 3 लोग आते हैं, और वो 3 लोग मिलकर डिफाइन करते हैं कि एग्जैक्टली एसिड किसको बोलते हैं और बेसिस किसको बोलते हैं। आज के बाद बेटा ऐसा नहीं कि सिर्फ H+ वाले को ही एसिड बोलेंगे और OH- वाले को ही एसिड बोलेंगे। जिंदगी जिंदगी पूरी की पूरी बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई साहब यहां पर आते हैं सबसे पहले साइंटिस्ट जिन्होंने एसिड और बेस को डिफाइन किया, जिसके बारे में आप 10th में पढ़ते हो उनकी बात पहले कर लेते हैं। जो आप 10th में पढ़ते हो उनकी बात हम पहले कर लेते हैं। सबसे पहले एसिड बेस को डिफाइन करने वाले इंसान आपके सामने आर्हेनियस चचा आ चुके हैं। आर्हेनियस चचा क्या बोलते हैं कि बेटा एसिड किसको बोलेंगे, इनके हिसाब से क्या होता है। आर्हेनियस ने क्या बोला कि वाटर जो होता है बेटा, वाटर जो होता है वो क्या है, एक न्यूट्रल सॉल्वेंट है। आर्हेनियस ने क्या बोला कि पानी जो होता है वो एक न्यूट्रल सॉल्वेंट है। और सर एसिड्स किसको बोलेंगे, ध्यान से सुनिएगा, इनके लिए एसिड्स किसको बोला जाता है, ध्यान सुनना। वाटर, वाटर इन्होंने आर्हेनियस ने बोला कि ये न्यूट्रल होता है, पानी जो होता है वो न्यूट्रल होता है। और एसिड्स किसको बोलते हैं या बेसिस किसको बोलते हैं, तो एसिड्स आर दोज सब्सटेंसेस, एसिड्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस। ध्यान से देखिएगा, ये वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं विच रिलीजेस H+ आयन ऑन डिसोल्यूशन इन वाटर। अगर पानी में आप डालते हैं तो ये क्या करेंगे सर, पानी के अंदर H+ रिलीज करेंगे। सर H+ रिलीज करेंगे। एसिड्स किसको बोलेंगे, जो पानी के अंदर H+ देते हैं, जो पानी के अंदर H+ देते हैं उन्हीं को एसिड्स बोला जाता है। सर इन्होंने क्या बोला कि जब आप पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं ऑन डिसोल्यूशन इन वाटर, याद रखिएगा सर पानी के अंदर जो H+ डोनेट करते हैं, रिलीज करते हैं, उसको एसिड्स बोलते हैं। बेसिस किसको बोलते हैं, तो ध्यान सुनिएगा, बेसिस किसको बोलते हैं, आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस। भाई साहब सत्संग चालू हो चुका है सर। दोज केमिकल सब्सटेंसेस देख रहे हो, एक तो हाँ छुट्टियों के बाद 9, 10 सबकी यादें दिलाता हुआ मास्टर। आदमी सोच रहा है कितने अच्छे दिन थे वो सब। हाँ, जब आदमी को ऐसा पता भी नहीं था कि उसके अगले साल उसकी क्या हालत होने वाली। देख रहे हो, एक्स की याद आ रही है, मतलब सब्जेक्ट के एक्स की भाई, किसी और की नहीं। हाँ 10th क्लास याद आ रहा है, जब मंद मन मुस्कुराते हुए, जब दुनिया की साइंस की दुनिया से अनजान थे, तुम प्यारे भोले भाले, तुम ये सोचते थे कि नीट क्या है, जेई क्या है, बस ऐसे जाएंगे चुटकी बजाएंगे, चुटकी बजाते हमारा सर क्या हो जाएगा सिलेक्शन। वो अलग बात है, चुटकी ही नहीं बज रही है जब से साइंस लिया, चुटकी में फ्रिक्शन आ गया है। अब तो ऐसा हो गया है कि सर, हाँ ऐसा हो गया कि सर जिंदगी ऐसी हो गई है सर, ऐसी हो गई है, अब तो ऐसा हो गया, टेढ़ा हो गया, चुटकी बज ही नहीं रहा है, अब तो इसी का सर मजाक बन गया है। देख रहे हो, ये देख रहा है भाई साहब, जो OH- देता है पानी में उसको बेस बोलते हैं, इसको एसिड बोलते हैं। आर्हेनियस के साथ एक ही दिक्कत था, आर्हेनियस ने क्या करा, सबको पानी में डिफाइन किया, सबको पानी में डिफाइन किया, बोला पानी न्यूट्रल होता है, जो पानी में H+ देगा, पानी में OH- देगा, उसी को। आर्हेनियस ने एक बात और कर दी, ठीक है, आर्हेनियस की बात सुनना, ठीक है। बहुत सही लाइफ थी ना यार, 10th तक बहुत सही लाइफ थी भाई। तुम लोगों को तो अभी पता नहीं, अभी तुम्हें पता चला होगा, लेकिन हाँ मुझे तो बहुत पहले रियलाइज हुआ कि भाई 10th निकल गया यार, और क्या।
टेंथ के साथ समझ रहे हो क्या ही जिंदगी थी यार, कैसी जिंदगी थी। मैं तो भाई साहब टेंथ में एनसीईआरटी इतनी बार करा दिया गया था, याद ही हो गई थी मुझे तो मैथ्स की। कोई क्वेश्चन पूछे उससे पहले आंसर बताए थे, क्योंकि एक ही 10 ही क्वेश्चन होते थे, उसी में खुश रहते थे। हाँ, साइंस में 2-4 चीजें पढ़नी होती थी, 3 चैप्टर 4 चैप्टर केमिस्ट्री के, 3 चैप्टर बायो के, 3 चैप्टर उसमें। घर वालों को भी यही लगता था कि भाई साहब तूफान मचा देगा अगले साल बच्चा हमारा। वो हवा अलग बात है, वो तूफान बाहर न मचा के अंदर ही मच चुका है अभी के टाइम पे साइंस लेने के बाद। चलो चलो बात कर एसिड्स और बेसिस की। भाई साहब आर्हेनियस के साथ एक ही दिक्कत थी, इन्होंने पानी पानी खूब करा। मतलब आर्हेनियस ने जब भी डिफाइन किया, आर्हेनियस डिफाइन जब भी कर रहे थे तो इन्होंने आर्हेनियस डिफाइन एसिड्स और बेसिस, इनके हिसाब से एसिड्स एंड बेसिस इन एक्वस सॉल्यूशन ओनली, एक्वस सॉल्वेंट ओनली, पानी के केस में ही सिर्फ और सिर्फ डिफाइन किया। इनके हिसाब से बिना पानी के एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर आप नहीं दिखा सकते। इवन पानी में यह भी बताया, ध्यान सुनना आर्हेनियस ने क्या बोला भाई साहब, बहुत जबरदस्त बात, बहुत जबरदस्त, ध्यान सुनिएगा। हाँ आईसीएससी वाले तो भैया तुम तो यार पता नहीं तुम्हारे तो, हाँ इंडिया में सब लोग मजे लेते हैं 10th तक, तुम्हारे घर वाले पता नहीं कौन सी दुश्मनी निकाल रहे थे। हाँ आईसीएससी वाले तो भाई साहब तुम भैया तुम तो छोड़ ही दो, तुम्हारे घर वाले तुम्हारे सबसे पहले दुश्मन थे, उनको क्या जरूरत थी। तुम भी 10th पास कहलाओगे, ये भी 10th पास कहलाएंगे। तुम जो एक्स्ट्रा पढ़े उसका क्या फायदा, थोड़ा बहुत इधर फायदा हो भी जा रहा होगा तो वो क्या फर्क पड़ रहा है, यहां से ही पढ़ लेते। ये तो कम से कम 10th तक इंजॉय भी कर रहे थे आईसीएससी वाले। हाँ आईसीएससी वाले तो मुझे समझ नहीं आता घर वाले क्यों, मतलब उसका कुछ भी एक्स्ट्रा मार्क्स मिलता नहीं है एक्सेप्ट अनटिल अनलेस बस बच्चे को थोड़ा बहुत टॉर्चर किया जाए, ठीक है। हाँ सीबीएसई वाले, स्टेट बोर्ड वाले उससे भी शानदार, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, ये सारे स्टेट बोर्ड वाले तो उससे भी शानदार होते हैं भाई। और क्या, स्टेट बोर्ड वाले थोड़ा, हाँ स्टेट बोर्ड वाले अलग लेवल पे, ये सीबीएसई वाले आईसीएसई वाले पढ़ने की कोशिश करते हैं। स्टेट बोर्ड वाले तो भाई साहब उनका एक गेस्ट पेपर आता है, ठीक है, गेस्ट पेपर या उसको क्या बोलते हैं, कुछ तो बोलते हैं, नाम भूल गया मैं, वो आता है उसको भाई साहब आज के टाइम पे सबसे बेस्ट है भाई स्टेट बोर्ड, एकदम सारे स्टेट बोर्ड में गजब। मैं बीच में महाराष्ट्र पढ़ाता था तो वहां पे मुझे लगा कि भाई साहब, मुझे लगा कि सिर्फ बिहार, यूपी, हरियाणा इन सब जगहों पे चीटिंग होती है, महाराष्ट्र इन सब में तो भाई ईमानदार लोग होते होंगे। मैं वहां गया, सैंपल पेपर, हाँ सैंपल पेपर नाम भूल गया, सैंपल पेपर अलग ही लेवल का है भाई साहब, अलग ही लेवल। दोस्ती यारी बहुत है सब बोर्ड में, अरे सारे स्टेट बोर्ड में यही होता है। ऐसा स्टेट बोर्ड 10th और 12th का एग्जाम का पेपर लीक भी हो जाता तो कोई कैंसिलेशन का डिमांड नहीं करता, बोलता है ठीक है, हाँ हो गया बच्चों को पहले मिल गया तो मिल गया, इतना क्या दिक्कत है यार। हाँ पास ही तो करना था सबको। तुमने कभी देखा स्टेट बोर्ड का एग्जाम लीक हो गया हो भाई साहब, पेपर कैंसिल है, कुछ नहीं होता, चुप चलते हो, यही होना चाहिए। अबे तो ये क्लास में ही बोलना है, बोला हमारे यहाँ चीटिंग हुई थी तो क्लास में बोला, बाहर मत बोलना। ऐसा नहीं तुमसे कोई बोले परसेंटेज कितने आए, बोलना भाई 95%, ये थोड़ी ना लिखना है कि हाँ चीटिंग चाहिए। सब हम लोग जानते हैं एक दूसरे के बारे में। कभी भी कोई बोलने बहुत पढ़ाई किए थे 10th तक तो जिला टॉप कर गए थे, इतना पढ़ाई करते थे ना, जानते हैं सर, लाइट स्विच ऑन होने से पहले पढ़ते थे और स्विच ऑफ होने के बाद तक पढ़ते थे, इतना जबरदस्त पढ़ाई, इतना इमोशनल। ऐसे थोड़ी ना कोई भी भाई साहब जैसे भी मार्क्स आए हो एकदम नहीं, जो आ गए उसका ऊपर प्राउड रखना है और कभी भी सच्चाई नहीं बोलनी होती है। और क्या, कोई बोले बहुत पढ़ाई किए थे भाई साहब, एकदम हाँ सर रो रो के पढ़ाई किए थे 10th तक तो, मतलब समझ रहे हैं। वो तो थोड़ा 11th में आए, थोड़ा सा मतलब कोरोना वायरस का जो रीअकरेंस है उसके कारण दिक्कत हो गया हमको। तुम्हें चल तो मैं बात कर रहा था, आर्हेनियस ने बोला, आर्हेनियस की एक चीज और अच्छी थी, पता है क्या, उसने बोला H+ को ध्यान सुनना, इसने बोला H+ है, H+ जो है ना भाई साहब ये अकेला एग्जिस्ट नहीं करेगा, पानी में जाएगा तो H+ क्या है सर, इसको हम लोग प्रोटॉन बोलते हैं, H+ को हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रोटॉन बोल देते हैं।
ये देख लो H प्लस क्या हो गया, तो इसको हम लोग पानी में जाएंगे तो पानी में ये पता है H प्लस पानी के साथ चिपक जाता है, हाइड्रेशन हमने वर्ड पढ़ा है, H3O प्लस बना देता है, ये H3O प्लस बना देता है, इसको नाम क्या रख देते हैं, हाइड्रोनियम आयन बोल दिया जाता है। ये देख लो ध्यान से, पानी में H प्लस आके किससे चिपक गया, वाटर से, H3O प्लस बना दिया। तो कहीं H प्लस बोले चाहे H3O प्लस बोले तो डर मत जाना, H प्लस बोले चाहे H3O प्लस बोले डर मत जाना। अबे डमी वाले, जब सब जगह चिल्ला चिल्ला के नहीं बताना होता है कि डमी होते हैं, हाँ ऐसे नहीं, उसके वो पता है ना भाई साहब इलीगल चीज है वो, हाँ ऐसे नहीं सब जगह डमी डमी बोले जा रहे हैं। और क्या, कोई पूछेगा आगे जाके मान लो बड़े इंसान बनोगे, नेताजी बन जाओगे, तो ऐसा थोड़ा ही ना बोलोगे कि हाँ हमारे हाफिडेविट से निकाल के देखिए हम स्कूल से पढ़े हैं। तुम बोलना रोज दिन, हाँ रोज दिन सुबह से शाम स्कूल जाते थे, बहुत मेहनत करते थे, ठीक है, 10th में बहुत मेहनत किए, साल भर मेहनत की तब जाके 95% आया, 90% आया, 11th 12th में उससे ज़्यादा मेहनत किए उसके बाद आया। ऐसे बोलना, ऐसे नहीं कि भाई साहब रेगुलर और डमी, कोई भी डमी वाले खासकर ऐसा नहीं चौड़ा में बता दिया, पता चला कोई केस कर दिया, दिक्कत हो जाएगी। चुपचाप पढ़ो ध्यान से। H प्लस पानी में गया, हाइड्रोनियम आयन, ये देख। अच्छा एक ही पानी का मॉलिक्यूल थोड़ी ना अट्रैक्ट होगा भाई, मर्जी है, ये देखना अपने पास, ये देख। सर फिर से पानी आ गया तो एक ही पानी का मॉलिक्यूल थोड़ी ना है, ये देखो H2O, सर ये 3 हो गया, ऑक्सीजन 1 हो गया, फिर से पानी ऐड हो गया, एक और पानी का पार्टिकल अट्रैक्ट हो गया। सर हाइड्रेशन इसी को बोलते थे, H5O2 प्लस हो जाएगा, ये देखना तो। सर 3 और 2 5 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, H5O2 प्लस हो गया। सर H प्लस ऐसे भी एग्जिस्ट कर सकता है, ऐसे भी एग्जिस्ट कर सकता है, फिर से पानी आ गया भाई, देख रहा है पानी ही पानी है। सर ये H7O3 प्लस हो गया, सर फिर से पानी आ गया, पानी ही पानी है भाई साहब, ये देख ले। सर ये क्या हो गया, H9 हो गया, O4 प्लस हो गया, H9O4 प्लस हो गया। सर हाँ H9O4 प्लस हो गया, देख लो, डन। तो ये देखिएगा क्या होगा, सर ये प्रोटॉन है, H2O H3O प्लस, H5O2 प्लस, H7O3 प्लस। सर H प्लस ही है, कोई ये मत बोल देना कि ये अलग चीज है वो अलग चीज है, अरे भाई H प्लस ही है, पानी बस अलग अलग। ऑब्वियस है, एक H प्लस है, H प्लस एसिड ने रिलीज किया, पानी में गया तो एक वाटर से कंबाइन हुआ तो ये बनाएगा, दूसरे वाटर से कंबाइन हुआ तो ये बनाएगा, तीसरे वाटर से कंबाइन हुआ तो ये बनाएगा, 5 और 2 7, ऑक्सीजन 3 हो गया। सर ये 9 हो गया, 4 हो गया। क्या अल्केन अल्कीन अल्काइन की तरह, अल्केन अल्कीन अल्काइन की तरह बता सकते हैं? अरे नहीं भैया, एक बोल रहा है सर चीटिंग को प्रमोट करे, नहीं भैया जो सच में लेके आए उसको भी बढ़ाइए भाई, ऐसा नहीं है। बस मैं तो इनको समझा रहा हूँ जो थोड़ा साइड से लेके आए, डमी उमी सब नहीं वर्ड बोलना होता है, ये सब हाँ सब। और क्या, कोई पूछेगा ऐसे थोड़ा ही ना बोलना होता है, इसके लिए बोला। और क्या, तुम भाई मेहनत करके आओ, उसको भी बढ़ाइए भाई, वो भी अच्छी बात है कि मेहनत करके लाए हैं आप, ऐसा थोड़ा हर एक कोई चीटिंग कर रहा है। लेकिन हाँ जो चीटिंग किया वो खुल के बोलना भी नहीं चाहिए भाई, चीटिंग किया है। क्या था, एक बात बताओ, अगर मैं एक जनरल फॉर्मूला लिख दूं, ध्यान से देखिएगा, जनरल फॉर्मूला ऑफ H प्लस अगर लिखूं कि सर H प्लस किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, तो कितने लोग हैं जिनको पता चल रहा है कि सर जनरल फॉर्मूला ऑक्सीजन अगर N है तो H जो होगा हमेशा 2N+1 होगा। H प्लस का जनरल फॉर्मूला देख लो, ऑक्सीजन अगर N है तो हाइड्रोजन कितना होगा, 2N+1। जैसे अल्केन अल्कीन अल्काइन का फॉर्मूला लिखते थे, एकदम 10th क्लास की पूरी याद दिलाता हुआ मैं तुम्हारे एक्स की याद दिलाता हुआ हूं, देख ले। सर 10th क्लास की याद देख रहा है, अल्केन अल्कीन अल्काइन जैसे याद करते थे। हो जाएगा, डन। क्या होगा सर, देख 2N+1 लिख सकता है। सर जैसे अल्केन का अल्कीन का फॉर्मूला लिखता था वैसे ही ऑक्सीजन यहां 0 है, 0 पुट कर दो तो 0+1 तो ये H प्लस आ गया। सर यहां 1 पुट कर दो तो 2N+1 3 आ गया, 2 पुट कर दो H प्लस। अब ये तुम्हें कौन बोल रहा है, ध्यान सुनना अपने पास, ये देख रहा है तो याद करो, यहां +1 है, कह दो ना, याद है एक बहुत बड़े साइंटिस्ट है, उन्होंने याद करने का तरीका बताया था
कूद कूद के बोलो हमारे साथ साथ, हाँ कूद कूद के पढ़ो। +2 कह दो ना -2 ऐसे करके अल्कीन होता है, ठीक है। तो वही वाला है यहां पर, इसको लिखने का तरीका जनरल फॉर्मूला ऐसा है। H+ को ऐसे आर्हेनियस ने बोला कि H+ ऐसे भी एग्जिस्ट कर सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो आगे से ध्यान रखना, मैं H+ को ये भी लिख सकता हूं। कई एग्जाम हॉल में ये लिखा है, डर मत जाना कि ओ भाई साहब कैसे हो रहा है। H+ की वैल्यू इस तरह से भी लिखी जा सकती है। अच्छा एक बात बताओ, OH- कैसे कैसे लिख सकते हो? OH- आर्हेनियस ने बोला था OH- इसको क्या बोलते हैं बेटा? हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। हाइड्रोक्साइड आयन कैसे कैसे एग्जिस्ट कर सकता है, बता सकते हो? हाइड्रोक्साइड आयन कैसे कैसे एग्जिस्ट कर सकता है? हाइड्रोक्साइड आयन का बेटा खुद से लिख के देखो, इसका जनरल फॉर्मूला बनाओ, इसका जनरल फॉर्मूला बना के बताओ। हाइड्रोक्साइड आयन का जनरल फॉर्मूला क्या होगा? जनरल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन बेटा खुद से लिख के ट्राई करो, ट्राई तो करो। कह दो ना +2, जल्दी खुद से बताओ क्या होगा। सर इसमें क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन 3 हो जाएगा, ऑक्सीजन 2 हो जाएगा। यहां पर देख लो, हाइड्रोजन 5 हो जाएगा, ऑक्सीजन 3 हो जाएगा। सर यहां पर देख लो, हाइड्रोजन 7 हो जाएगा, ऑक्सीजन 4 हो जाएगा। हाइड्रोजन 9 हो जाएगा, ऑक्सीजन 5 हो जाएगा। तो हाइड्रोक्साइड आयन कैसे एग्जिस्ट करता है? हाइड्रोक्साइड आयन कैसे एग्जिस्ट करता है? हे गाइस, क्या आप बता सकते हैं? सर हाइड्रोक्साइड आयन का फॉर्मूला क्या हम सब लोग ऐसा लिखा जा सकता है? जनरल फॉर्मूला ऑफ OH-। OH- भैया क्या होगा पता चल रहा है? 2n-1, इधर माइनस हो गया, उधर +1 था, और क्या 2n-1। सर यहां डबल करो -1, डबल करो -1, डबल करो -1, डबल करो -1, वहां डबल करो +1। सर बता सकते हो जाएगा पक्का? सर ये कौन बताया? आर्हेनियस चचा बताए। आर्हेनियस चचा ने यही बोला कि भैया एसिड जो होता है वो H+ पानी में देता है। सर ये प्रोटॉन डोनेट करता है लेकिन पानी में, OH- देता है पानी में। सर H+ पानी में ऐसे एग्जिस्ट कर सकता है, OH- पानी में ऐसे एग्जिस्ट करता है, पक्का? अच्छा एक बात बताना, चलो एक क्वेश्चन लिखो। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट एग्जिस्ट? कौन एग्जिस्ट नहीं करता? मतलब ऑब्वियस है, जो फॉर्मूला हमने गलत लिखा है वो चेकआउट करना है आप। जो फॉर्मूला हमने गलत लिखा है वो बताइए, कौन कौन एग्जिस्ट नहीं करता है? सर ये बता सकते हैं? कौन एग्जिस्ट नहीं करता? ABCD, कौन एग्जिस्ट नहीं करता बता सकते हो? विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट एग्जिस्ट? कौन एग्जिस्ट नहीं करता? H+ या OH- में कौन सा एग्जिस्ट नहीं करता? कौन सा गलत फॉर्मूला है? इसमें से बता सकते हो विच वन इज द इनकरेक्ट फॉर्मूला? कौन सा इनकरेक्ट फॉर्मूला है, बताया जा सकता है क्या? भाई साहब बता सकते हैं क्या? जल्दी से जल्दी। जल्दी, कौन एग्जिस्ट नहीं कर सकता बेटा? इसको हम क्या बोलेंगे? ये क्या है? H+ है। ये क्या है? H+ है। ये भी क्या है? H+ ही है। ये क्या है? सर ये OH- को रिप्रेजेंट कर रहा है।
लेकिन ये भाई साहब गलत फॉर्मूला है, ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ये क्या हो जाएगा, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा सर, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा एक बात बताओ, कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब कौन एग्जिस्ट करेगा, सॉरी कौन एग्जिस्ट करेगा, ये बता सकते हो कौन एग्जिस्ट करेगा? विच आर द फॉलोइंग एग्जिस्ट, कौन एग्जिस्ट करेगा? कौन एग्जिस्ट करेगा, बता सकते हो? विच आर द फॉलोइंग विल एग्जिस्ट, कौन एग्जिस्ट करता है, बताया जा सकता है क्या? कौन एग्जिस्ट करेगा, बता सकते हो? विच आर द फॉलोइंग विल एग्जिस्ट। H प्लस है, OH माइनस है, क्या ये H माइनस है, OH माइनस है? नहीं सर, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये एग्जिस्ट करेगा क्या? नहीं। सर H प्लस का फॉर्मूला क्या था? 2n+1। सर 4 9 होना चाहिए था, यहां प्लस होना चाहिए था, यहां सर क्या होना चाहिए? सर ये एग्जिस्ट करेगा। कौन एग्जिस्ट करेगा? सर डी एग्जिस्ट करेगा। सर ये देख लीजिए कौन एग्जिस्ट करेगा, डी इज द करेक्ट आंसर, डी हमारा एग्जिस्ट करेगा। सर ये H प्लस को रिप्रेजेंट करता है, डी हमारा एग्जिस्ट करेगा, H प्लस को रिप्रेजेंट करता है, तो ये ध्यान रखिए पक्का। तो ये हमारा कौन सा है? आर्हेनियस ने जो डिफाइन किया, जो 9th 10th में पढ़ा था, उसी चीज को हम फिर से रिवाइज कर रहे हैं। आर्हेनियस के साथ एक ही लिमिटेशन है कि इनके हिसाब से पानी के अंदर ही H प्लस और OH माइनस दिखा सकते, और एसिड उसी को बोलते हैं जो H प्लस देता है, बेस उसी को बोलते हैं जो OH माइनस देखता है। लेकिन आज से हम इस जिंदगी को बदलने वाले हैं, इसीलिए आर्हेनियस चचा को बाय बाय बोलते हैं। आर्हेनियस चचा को ऐसे बाय बाय नहीं बोलेंगे, उनकी कुछ लिमिटेशंस के साथ बोलेंगे। बेटा लिमिटेशन क्या है? आर्हेनियस चचा ने क्या बोला था? आर्हेनियस चचा ने ये नहीं बता पाए कि भैया एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर बिना पानी के भी आप शो कर सकते हैं, एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर बिना पानी के भी शो कर सकते हैं। अदरवाइज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के लिए कोई सॉल्वेंट की जरूरत नहीं पड़ती। तो आर्हेनियस चचा का देख लो, हम साइंस में किसी को भी ऐसे नहीं जाने देते, उनकी लिमिटेशन, उनकी उनकी औकात बताते हुए भेजते हैं, बोलते हैं भाई साहब ये बता दो एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर विदाउट हैविंग H प्लस और OH माइनस। सर देख लो, आर्हेनियस चचा की 3-4 लाइंस का ध्यान रखिएगा, यही इनकी लिमिटेशन हुई। आर्हेनियस चचा चले गए, फटाफट छाप दो। लिमिटेशन क्या है? पानी के अलावा भी आप शो कर सकते हैं, पानी के अलावा भी आप शो कर सकते हैं, ये देख लीजिए। डन? हाँ नोट करना है भाई, जल्दी छापो जल्दी से जल्दी। क्या होगा? पक्का? अरे हो गया, डन, छाप दिया। अरे
ओके चलो, तो अब भाई साहब आर्हेनियस थ्योरी के बाद, आर्हेनियस थ्योरी बेचारा फेल हो गया। लोगों ने बोला यार अब तो पानी में ही बात कर रहे, अब सिर्फ पानी पानी कर रहे, काम करते पानी के अलावा कौन सा होगा। अब ध्यान सुनना, आर्हेनियस चचा के बाद कौन आया, आर्हेनियस चचा के बाद कौन आया, तो ब्रोंस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट। इन्होंने एसिड बेस को अलग तरीके से डिफाइन किया। इन्होंने एसिड बेस को अलग तरीके से कैसे डिफाइन किया इन्होंने, अरे भाई एसिड न्यूट्रलाइजेशन बेटा क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन ये देखो ना, ये न्यूट्रलाइजेशन होती है HCl प्लस NaOH। इसके लिए पानी की जरूरत नहीं है, याद रखो, बहुत तेजी से एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, इसके लिए पानी की जरूरत नहीं, ये पानी प्रोड्यूस कर देता है। सोचो, ये पानी प्रोड्यूस कर देता है। तो याद करो HCl के, हाँ ये रिएक्शन अपने पास, न्यूट्रलाइजेशन जो होती है इसके लिए बिना पानी के भी रिएक्शन हो जाती है। तो ये बात कौन नहीं बता पाया, आर्हेनियस नहीं बता पाया। तो अब आर्हेनियस चचा को टाटा बाय बाय बोलते हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, जिसका नाम होता है ब्रोंस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट। ब्रोंस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट, ये अलग टाइप के लोग थे। अलग टाइप के मतलब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि भाई साहब ऐसा है ना कि हम जिंदगी को अलग तरीके से लेके चलेंगे। इन्होंने बोला हम एसिड बेसिस को अलग तरीके से डिफाइन करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, एसिड्स को इन्होंने कैसे डिफाइन किया, ध्यान से देखिएगा, एसिड्स को इन्होंने कैसे डिफाइन किया। मैं एसिड्स और बेसिस को पैरेलली कर देता हूं, ठीक है, आप भी अपने नोट्स में चाहें तो ऐसा ही कर सकते हैं। एसिड्स और बेसिस की बात कर रहा हूं, तो एसिड्स और बेसिस की बात की जाएगी तो ध्यान से देखिएगा क्या होने वाला है। इनके हिसाब से, ब्रोंस्टेड लॉरी के हिसाब से एसिड्स किसको बोला जाता है, देखना अपने पास ब्रोंस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट क्या कहता है। ये देखो, एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस, ये देख लो, ये देख लो, दो सब्सटेंसेस विच गिव्स H प्लस आयन इन एनी सॉल्वेंट, किसी भी सॉल्वेंट में, मतलब सिर्फ पानी में ही नहीं, जो भी कहीं भी। एसिड्स को क्या बोला इन लोगों ने कि सर ये क्या होगा, प्रोटॉन डोनर होगा। मतलब सर आर्हेनियस के हिसाब से भी H प्लस देना था, यहां भी H प्लस देना है, लेकिन ये किसी भी सॉल्वेंट में दे सकता है, सिर्फ पानी में नहीं, किसी भी सॉल्वेंट में दे सकता है, पानी के अलावा भी दे सकता है। एसिड्स के केस में ध्यान सुनना अपने पास, इन्होंने क्या बोला कि भैया देख लो सर, मैं यहां पे एक बड़ी बात लिखने वाला हूं, ऑल आर्हेनियस एसिड्स आर, ऑल आर्हेनियस एसिड्स आर, क्योंकि पानी में दिखाने वाले all arrhenious acids are ब्रोंस्टेड एसिड। क्यों, क्योंकि पानी वाले तो भैया ब्रोंस्टेड एसिड्स कहलाएंगे ही कहलाएंगे, बट ऑल ब्रोंस्टेड एसिड्स आर नॉट आर्हेनियस एसिड्स। क्यों, क्योंकि भाई साहब जो पानी में नहीं दिखाते उनको आप आर नॉट आर्हेनियस एसिड। दोनों में डिफरेंस याद रखना, दोनों ही H प्लस की बात कर रहे हैं, आर नॉट आर्हेनियस, दोनों ही H प्लस की बात कर रहे हैं, बट एक बोल रहा है सिर्फ पानी में और एक बोल रहा है भाई साहब कहीं भी किसी भी सॉल्वेंट में चले जाओ, कहीं भी किसी भी सॉल्वेंट में चले जाओ, H प्लस देना ही देना पड़ेगा, H प्लस देना ही देना पड़ेगा। सर छाप दिया, डन। क्यों, क्योंकि भाई साहब सारे के सारे आर्हेनियस एसिड्स ऐसे होंगे। यहां पर एक बात याद रखिएगा, जितने भी एसिड्स होंगे सर H प्लस देने के बाद, H प्लस देने के बाद जो बच जाएगा सर वो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, H प्लस देने के बाद जो बच जाएगा उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कंजुगेट बेस बोल देते हैं। एसिड अगर H प्लस रिलीज करता है, एसिड अगर H प्लस रिलीज करता है तो एसिड H प्लस देने के बाद क्या बनाता है, कंजुगेट बेस बनाता है। क्या बनाता है, कंजुगेट बेस बनाता है। जैसे HCl है, एसिड है, H प्लस दे दिया सर, ये क्या कहलाएगा, Cl माइनस। ये एसिड है सर पानी के अलावा भी, तो ये इसका क्या कहलाएगा, कंजुगेट बेस। Cb मतलब कंजुगेट बेस। कोई भी एसिड ले लो, HNO3 एसिड है, H प्लस दे देगा तो क्या कहलाएगा, जो बचा हुआ पोर्शन है वो क्या कहलाएगा, कंजुगेट बेस। ये एसिड है और ये इसका क्या हो जाएगा, कंजुगेट बेस हो जाएगा। तो याद रखिएगा, ध्यान से देख, HCl है, एसिड से कंजुगेट बेस बन रहा है, एसिड है कंजुगेट बेस बना रहा है। कोई भी एसिड है H प्लस देगा तो कंजुगेट बेस बनाएगा।
तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने थोड़ा अलग क्या डिफाइन किया, आर्हेनियस से थोड़ा बड़े लेवल पे एसिड को डिफाइन कर दिया। इन्होंने बोला कोई भी कहीं भी H+ दे रहा है उसको क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। कहीं भी प्रोटॉन डोनर है, कहीं भी कोई प्रोटॉन डोनर है तो उसको क्या बोला जाएगा, एसिड बोला जाएगा। उसको क्या बोला जाएगा, ब्रॉन्स्टेड एसिड बोला जाएगा, ब्रॉन्स्टेड एसिड बोला जाएगा। और एसिड अगर H+ दे देगा तो जो भी बचा हुआ पोर्शन है उसको क्या बोलेंगे, कंजुगेट बेस। एसिड अगर H+ दे देगा तो जो भी बचा हुआ पोर्शन है उसको क्या बोल देंगे सर, कंजुगेट बेस। उसको क्या बोलेंगे, कंजुगेट बेस। पक्का? अच्छा भाई साहब, बेसिस को डिफाइन करना है। बेसिस को कैसे डिफाइन करेंगे, तो ये थोड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट लेके आए। इन्होंने क्या बोला, भैया बेसिस किसको बोलते हैं, तो दो सब्सटेंसेस विच, ध्यान से सुनिएगा, ये क्या बोल रहे हैं, विच एक्सेप्ट H+, जो क्या कर रहा है, H+ आयन को एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब ये अलग ही लेवल पे लेके चला गया बेस को इन एनी सॉल्वेंट। जो H+ आयन को एक्सेप्ट कर रहा है, बेसिस को इन्होंने क्या बोला सर, यहां पर OH- का कॉन्सेप्ट नहीं लगाया, इसीलिए अलग हो गए। प्रोटॉन एक्सेप्टर को क्या बोलेंगे, H+। Those substances which accept H+ ion in any solvent, उसी को क्या बोल देते हैं, बेसिस बोल देते हैं। वो क्या कहलाता है, बेसिस कहलाता है। सर उसको क्या बोलेंगे, प्रोटॉन एक्सेप्टर। जो भी बेस है, यहां पर याद रखिएगा, अगर कोई बेस है, अगर वो H+ एक्सेप्ट करता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, H+ एक्सेप्ट करेगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कंजुगेट एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। सर इसको क्या बोलेंगे, Ca बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, बेस अगर H+ ले रहा है तो इसको क्या बोल दिया जाएगा, Ca बोल दिया जाएगा। ये देख लो, ये देख लो, अमोनिया है सर, OH- नहीं दे रहा है, लेकिन अमोनिया को बेस क्यों बोलेंगे, क्योंकि वो H+ एक्सेप्ट कर रहा। ये देख लो सर, देख लो, जो भी इंसान H+ एक्सेप्ट करेगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे, कोई भी इंसान है, अगर कोई भी कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड है, ये देखो ना, अगर ये कंपाउंड है, अगर ये H+ एक्सेप्ट कर रहा है, H+ एक्सेप्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि सर ये क्या है, सर ये देख लो, बेस है और ये H+ एक्सेप्ट करेगा तो कंजुगेट एसिड। बस ब्रॉन्स्टेड ने बेस की डेफिनेशन ही चेंज कर दी। एसिड तो सिमिलर रहा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ, लेकिन बेस की पूरी डेफिनेशन चेंज कर दी बंदे ने। बोला भाई साहब एसिड किसको बोलेंगे, जो H+ देता है, और बेस किसको बोलेंगे, जो H+ लेता है। ये याद रखना, बेस किसको बोलेंगे, H+ जो लेता है। डन? पक्का? अब ये बंदा, इसने ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट ने पहली बार ऐसा हुआ जिन्होंने एक वर्ड यूज करा जिसको आप सब लोग थोड़ा बहुत जानते भी होंगे, एम्फोटेरिक। वाटर जो होता है एम्फोटेरिक इन नेचर है। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस वाटर इज न्यूट्रल, बट अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लॉरी वाटर इज एम्फोटेरिक इन नेचर। वाटर इज एम्फोटेरिक इन नेचर कैसे, सर एक वर्ड आया, वाटर इज एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक नेचर किसको बोलते हैं सर, एम्फोटेरिक नेचर किसको बोलते हैं, एम्फोटेरिक नेचर किसको बोलते हैं सर, विच बिहेव्स एज एसिड एज वेल एज बेस। जो किसकी तरह बिहेव करता हो, एसिड एज वेल एज बेस की तरह। मतलब एम्फोटेरिक नेचर का कॉन्सेप्ट कौन लेके आया, तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी लेके आया। एम्फोटेरिक नेचर, एसिड भी है बेस भी है। जैसे पानी है, पानी अगर एसिड की तरह बिहेव करेगा, अगर ये एसिड है तो देख लो, पानी अगर एसिड है तो H+ देगा और क्या बना देगा, OH-। ये क्या हो गया उसका कंजुगेट बेस। लेकिन अगर यही पानी सर बेस हो गया, अगर यही पानी अगर बेस हो गया तो ये H+ एक्सेप्ट करेगा और क्या बना देगा सर, ये इसका कंजुगेट एसिड। सर वाटर इज एम्फोटेरिक इन नेचर। कोई भी इंसान जो H+ दे सकता है और H+ ले सकता है, कोई भी इंसान जो H+ दे सकता है और जो H+ ले सकता है, दे ऑल बिहेव एज एम्फोटेरिक। अब H+ देना और H+ लेना आप एक्सेप्ट कर लो। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, चलो मुझे एक बात बताओ सर, ये एम्फोटेरिक इन नेचर है, तुम बता सकते हो
एम्फोटेरिक का मतलब क्या है सर? इसका नेचर मैंने बोल दिया, एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक की नेचर है कैसे सर? इसको एक काम करो, इसको H प्लस दे दो तो ये क्या बना देगा? H2SO4। ये H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है, किसकी तरह बिहेव कर रहा है? बेस की तरह। ये इसका क्या हो जाएगा? कंजुगेट एसिड। लेकिन अगर एक काम करो, इससे क्या करो? माइनस H प्लस कर दो, H प्लस को रिमूव कर दिया, सर किसकी तरह बिहेव करेगा? एसिड की तरह। ये देख लो क्या बना रहा है, ये क्या हो गया इसका? कंजुगेट बेस। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है बेटा? याद रखना, जो एसिड एज वेल एज बेस दोनों की तरह बिहेव करता है, एसिड एज वेल एज बेस दोनों की तरह बिहेव करे, उसको क्या बोल देते हैं? एम्फोटेरिक नेचर। कि भैया सामने वाला H प्लस दे भी रहा है, H प्लस ले भी रहा है। हाँ, H प्लस दे भी रहा है, H प्लस ले भी रहा है। बहुत सारे एग्जाम्पल है, जो भी ऐसा काम करेगा उसको बना सकते हो, जो भी ऐसा काम करेगा। ये देखो ना, OH माइनस है सर, इसको H प्लस दे दोगे, क्या बना देगा? H2। ये इसका कंजुगेट, ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? बेस की तरह। सर इसको H प्लस, इससे H प्लस निकाल दोगे तो सर ऑक्सीजन पे -2 चार्ज हो जाएगा। ये इसका क्या हो गया? कंजुगेट बेस हो गया। किसकी तरह बिहेव कर रहा है? एसिड की तरह। सर इसका मतलब ये क्या हो गया? एम्फोटेरिक नेचर को ध्यान रखना, एम्फोटेरिक नेचर। एम्फोटेरिक किसको बोलते हैं सर? जो दोनों की तरह बिहेव करता है, एसिड एज वेल एज बेस की तरह बिहेव करता है। तो भैया कुछ लोग ऐसे भी होते सर, याद रखिएगा। वाटर जो होता है एम्फोटेरिक, किसने बताया था? ब्रोस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट ने बताया था। आर्हेनियस ने वाटर को न्यूट्रल बोला था कि पानी का अपना क्या होता है? कुछ नहीं, पानी का अपना कुछ नहीं। कितना लिखना पड़ेगा बेटा? अगली क्लास में जब कैलकुलेशन आएगी तो बोलेगा कैलकुलेशन कितना करना पड़ेगा। तेरी आत्मा कब खुश होगी बाबू? ए बाबू, कब खुश होगा रे मेरा फैजल? कब खुश होगा तू? कब उठेगा बोलेगा सर जितना मन करे उतना पढ़ाओ? कब ऐसा बोलेगा? हो गया, शुरू करें? हे गाइज, शुरू करें। एम्फोटेरिक लिख दिया। आर यू गाइज श्योर? अच्छा, एक बड़ी बात बोलूं बाबू, एक बड़ी बात बोलूं, थोड़ा सा एक, हाँ, एक नोट करके बड़ी बात बताता हूं, पहले लिखवा देता हूं, नोट करके लिखवा देता हूं, फिर समझाऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा केमिकल इक्विलिब्रियम याद दिलाना है और मुझे भी पता है, नोट करके लिखना है। ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैव weak conjugate base. All strong acids have weak conjugate bases. All weak acids have strong. अभी मैं कैसे लिख रहा हूं आपको प्रूफ करके भी दिखा दूंगा, लेकिन आप लिख लीजिए। सर, all strong acids have weak conjugate base और all weak acids have strong conjugate base. सिमिलरली सर, सिमिलरली अगर आप नोट करके लिखेंगे तो आप ऐसे लिखते चले जाइए, all strong bases, ऑब्वियस है जो एसिड के लिए बोल रहा हूं वही बेस के लिए भी होगा। all strong will acids, all strong bases have weak conjugate acid, conjugate acids, और लास्ट लाइन all weak bases, all weak bases have strong conjugate acid. अब ये क्या है कैसे है मैं आपको थोड़ा याद दिलाता हूं, आपने किया हुआ है लेकिन हाँ थोड़ा सा लिखते लिखते हाथ दर्द हो गया। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, तुम वही हो ना जिसने सोचा था दिवाली के बाद तूफान मचा देंगे। बस सर 1 घंटा होता नहीं है सर, जान रहे हैं सर, थोड़ा सा सर दर्द होने लगता है, थोड़ा सा सर ऐसे अजीब अजीब सा फीलिंग आता है सर। हाँ, ज़्यादा पढ़ नहीं पाते सर एक बार में, समझ रहे हैं सर। सुकून वाली ज़िंदगी भी तो जीना है सर, आपको पता है योलो भी होता है सर, फोमो भी होता है। आपके चक्कर में ना योलो हो पा रहा है ना फोमो हो पा रहा है।
डन। अब ये कैसे होता है सुनना ध्यान से, कैसे होता है ध्यान सुनना। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ये देखो, ये एक वीक एसिड है, या एक एसिड लेता हूं, ये देखो H+ और A-। ये देखना एसिड है और ये इसका कंजुगेट बेस है। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैंने तुम्हें दिया है 100। सिमिलरली Hb दिया, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखोगे तो मैंने तुम्हें जानबूझ के, ये देखो, ये बेस एसिड है और ये इसका कंजुगेट बेस है। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैंने तुम्हें दिया है सर ये 1000 दे दिया। मुझे बताओ कौन ज्यादा एसिडिक है, कौन ज्यादा H+ देगा, कौन ज्यादा H+ देगा, बस ये बता कौन ज्यादा H+ देगा, कौन, किसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा किसका है। सर याद करो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा मतलब प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। किसका एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा हाई है, सर एसिडिक स्ट्रेंथ किसका हाई है। कौन ज्यादा से ज्यादा H+ दे रहा है, प्रोडक्ट ज्यादा कौन बना रहा है, कौन एसिड ज्यादा प्रोडक्ट बना रहा है। सर जहां तक मैं देख रहा हूं Hb बना रहा है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसका ज्यादा होता है मतलब प्रोडक्ट ज्यादा होना, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा होना, प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बनेगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा होना मतलब प्रोडक्ट का ज्यादा होना, और प्रोडक्ट वही ज्यादा बनाएगा जो ज्यादा से ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ दिखाएगा। याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा ना। इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम बेटा याद करो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज्यादा उतना ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा, और प्रोडक्ट बनना मतलब H+ का बनना, H+ बनना दैट मींस एसिडिक स्ट्रेंथ का ज्यादा होना। पक्का ये एग्जांपल भाई साथ साथ में नोट डाउन कर लेना। ये देख लो सर एसिडिक स्ट्रेंथ, मैंने बोला, तुमने बोला कि सर ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, Hb है। मैंने बोला ठीक है, एक काम करो उल्टा भी कर लो, उल्टा कर दो। अब एक काम करो, कंजुगेट बेस है सर, कंजुगेट, अब रिएक्शन को उल्टा कर दो। अब कंजुगेट बेस का अगर हम देखें बेसिक स्ट्रेंथ, तो सर जैसे ही रिएक्शन इक्विलिब्रियम आप उल्टा करेंगे शायद आपको पता चले, सर जैसे ही उल्टा करेंगे कंजुगेट बेस को अगर आप देखें तो सर यहां पर क्या होगा, अगर आप रिएक्शन को कंजुगेट बेस का स्ट्रेंथ देखेंगे, कंजुगेट बेस का स्ट्रेंथ देखेंगे तो वो क्या होगा सर, वो क्या होगा, किसका ज्यादा होगा सर, जो एसिड वीक है सर उसका कंजुगेट बेस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा क्या। सर अगर मैं इनका कंजुगेट बेस का बेसिक स्ट्रेंथ पूछूं, अगर बेसिक स्ट्रेंथ में पूछ दूं, बता सकते हो किसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, A- का ज्यादा होगा या B- का ज्यादा होगा, A- का ज्यादा होगा या B- का ज्यादा होगा। सर A- का ज्यादा या फिर B- का ज्यादा, बता सकते हैं जल्दी, A- का ज्यादा या B- का ज्यादा। किसका ज्यादा होगा सर, इन दोनों में किसकी वैल्यू बड़ी है। अरे सर कौन सी बड़ी है, कौन सी बड़ी है सर, उल्टा होगा, ऑब्वियस है, A- का बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा। क्यों, क्योंकि भाई साहब अब की बार इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसका ज्यादा है सर, अब की बार किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है। तो जल्दी से जल्दी कौन H+ लेगा, बेसिक का मतलब H+ लेने की टेंडेंसी, कौन जल्दी से जल्दी प्रोडक्ट बनाएगा, कौन जल्दी से जल्दी बेस एक्सेप्ट करेगा, H+ कौन एक्सेप्ट करेगा सर, ये वाला जल्दी से जल्दी H+ एक्सेप्ट करेगा। H+ एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी अब की बार किसकी ज्यादा है, A- की, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा है, वो जल्दी जल्दी H+ लेगा, प्रोडक्ट बनाएगा। कौन जल्दी प्रोडक्ट बनाएगा, ये वाला, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। इसीलिए मैंने बोला अपोजिट चलना है। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में एक चीज बताई गई थी कि रिएक्शन को रिवर्स करते हो, रिएक्शन रिवर्स होता है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेसिप्रोकल होता है। याद आ रहा है, कोई ऐसा तो नहीं किया है ये 1/100 कैसे आ गया, ये 1/1000 कैसे आ गया, कोई ऐसा है क्या, कोई इतना महान इंसान कोई ऐसा तो नहीं सोच रहा है कि 1/100 कैसे आ गया, 1/1000 कैसे आ गया। पक्का गाइज, आर यू श्योर गाइज, डन। चलिए बहुत बढ़िया। आइए मैं आपको एक बड़ी बात अब देखिएगा भाई साहब, इसी के साथ
इसी के साथ ऑब्वियस हम किसी को जाने नहीं देंगे, ऐसे नहीं कि बिना पढ़े आगे की थ्योरी बता दे। ऑब्वियस है ब्रोंस्टेड लॉरी ने इतनी सारी बातें कही, एम्फोटेरिक नेचर बताया, ये बताया, वो बताया, तो उसके साथ उसकी लिमिटेशन भी आती है, तुम्हें भी पता है। बिना बेइज्जती की तो हम लोग जाने भी नहीं देते हैं। हाँ, बिना बेइज्जती कहाँ जाने देंगे, देख रहे हो क्या बोल रहा है। लिमिटेशन क्या है ब्रोंस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट का? ब्रोंस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट का क्या लिमिटेशन है कि भैया कुछ ऐसे भी सब्सटेंसेस हैं जिनके अंदर कोई हाइड्रोजन ना लेता है, कोई ना हाइड्रोजन देता है, फिर भी दे बिहेव एज एसिड एंड बेसिस। सब्सटेंसेस लाइक दिस दे बिहेव एज, इनके पास कोई भी H+ या कोई भी OH- नहीं है, बट दे बिहेव एज एसिड एंड बेसिस। तो इसके लिए ध्यान रखिएगा, इसके लिए ध्यान रखिए, पक्का, डन। तो लिमिटेशन याद रखिए सर, ऐसे थोड़ा ही ना होता है, लिमिटेशन ध्यान रखिएगा। तो भैया अर्हेनियस चचा आए, उनको हमने लपेट दिया, उनकी भी लिमिटेशन बता के कि भैया तुम पानी पानी कर रहे थे, पानी पानी कर रहे थे, डन हो जाएगा। अच्छा, अब देखना एक लास्ट चीज क्या हो, तुम्हें ऑलरेडी इनऑर्गेनिक में पढ़ाया गया है, केमिकल बॉन्डिंग में बताया गया है, लेकिन भाई साहब कौन कम वक्त था, कौन कम वक्त जो है सर पुरानी बातों को याद रखता है। इसीलिए मैं पुरानी बातों को ज्यादा नहीं 2-4 मिनट में बताता हूं। एसिड बेस का ये कॉन्सेप्ट, लुईस थ्योरी। लुईस थ्योरी क्या कहती है सुनिएगा सर, बस छोटा सा चीज है, ये तो केमिकल बॉन्ड। आज मैंने कुछ नया पढ़ाया ही नहीं, हाँ और क्या, आज कुछ मैंने नया पढ़ाया ही नहीं है भाई, सब 9th-10th की पुरानी बातें याद दिलाई हैं, कुछ केमिकल बॉन्डिंग की बात दिलाऊंगा। लुईस थ्योरी क्या है? ये सबसे मॉडर्न थ्योरी एसिड बेस को डिफाइन करने के लिए। इनके हिसाब से भाई साहब लुईस एसिड जो होता है, ध्यान सुनिएगा, लुईस एसिड्स किसको बोलता है ये देख लेना, लुईस एसिड किसको बोलते हैं और लुईस बेस किसको बोलते हैं, ये ध्यान सुनिएगा। बहुत सिंपल सी इनकी डेफिनेशन है, ये तो सबसे मस्त इंसान है, इसने बोला यार H+ और OH- का चक्कर पालना ही नहीं चाहिए जिंदगी में आदमी को, H+ और OH- का चक्कर पाना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि लुईस वही जो लुईस डॉट थ्योरी अपने पास था ना, लुईस डॉट स्ट्रक्चर वाला, इन्होंने क्या बोला कि लुईस एसिड्स किसको बोलते हैं, आर दो सब्सटेंसेस। लुईस एसिड्स किसको बोलते हैं, आर दो सब्सटेंसेस which accept electrons, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को हमने क्या बोल दिया सर, इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट करेगा। इन्होंने बोला भाई साहब ये H+ और OH- हटाइए, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को क्या बोलेंगे आप, लुईस एसिड बोलेंगे। लुईस एसिड किसको बोलेंगे, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर जो भी बोलना है, इलेक्ट्रॉन को जो एक्सेप्ट करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लुईस एसिड बोलते हैं। अच्छा, लुईस बेस किसको बोलेंगे, तो लुईस बेस कौन से लोग होते हैं सर, ये ऑब्वियस ये एक्सेप्ट कर रहा है तो ये देगा, लेगा कहां से, ऑब्वियस है बेसिस देगा। दो सब्सटेंसेस विच डोनेट इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे हैं, विच डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर कहलाते हैं। तो लुईस एसिड और लुईस बेसिस, ये देख ले, इलेक्ट्रॉन डोनर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन डोनर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये देख लो सर, ये देखिएगा। ये बताइए कंडीशंस फॉर, ऐसा नहीं कि कोई भी आदमी अपने पास अपने आप से लुईस एसिड बन जा रहा है। कंडीशंस फॉर लुईस एसिड, सर ऐसा नहीं कि कोई भी लुईस एसिड कहला जाएगा, ना 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 ना, ऐसा नहीं होता है भाई साहब। ऐसा थोड़ी ना कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, नहीं 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 नहीं। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए भाई साहब कुछ कंडीशंस होती है। पहली बात मस्ट हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट, सबसे पहला इलेक्ट्रॉन का इनकम्प्लीट होना जरूरी है ऑक्टेट का। ऐसे नहीं कि कोई भी एक्सेप्ट कर लेगा, इनकम्प्लीट ऑक्टेट होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन मस्ट हैव वैकेंट ऑर्बिटल, थोड़ा इनऑर्गेनिक का, मस्ट हैव वैकेंट ऑर्बिटल टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। सर ये दो कंडीशन जो सेटिस्फाई करता है उसी को लुईस एसिड बोलते हैं। लुईस एसिड किसको बोलते हैं सर, जो इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो। इनकम्प्लीट ऑक्टेट जैसे फॉर एग्जांपल BF3 है, ये देखो BF3 है, BF3 का आप सब लोग जानते हो
सर ये थोड़ा केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड है। सर BF3 है, ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? सर ये 6 इलेक्ट्रॉन है। इनऑर्गेनिक में किया भी होगा, ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 है। एक खाली पड़ा हुआ है, सर ये क्या है? लुईस एसिड है। AlCl3 को देख लो, AlCl3 को देख लो, ये देख रहा है भाई साहब, ये खाली पड़ा हुआ। सर AlCl3 ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है और प्लस वैकेंट ऑर्बिटल है। ऑक्टेट कंप्लीट है, सर कंप्लीट नहीं है और वैकेंट ऑर्बिटल है, उसी को क्या बोल देंगे? सर लुईस एसिड्स जो होते हैं दे आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बोलते हैं हम लोग, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। इनके बारे में एक लाइन और बोली जाती है, लुईस एसिड जो होते हैं इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं। तो लुईस एसिड्स आर इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब जहां इलेक्ट्रॉन देखा, सर एकदम इलेक्ट्रॉन लविंग बोल देते हैं, इलेक्ट्रॉन को प्यार करने वाले, इलेक्ट्रॉन लविंग इन नेचर, एकदम इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, कि भाई साहब इलेक्ट्रॉन को देखा नहीं कि एकदम मतलब जुड़ गए कि भाई साहब हम ही बनेंगे, इलेक्ट्रॉन लविंग। इनकंप्लीट ऑक्टेट होना चाहिए और वैकेंट ऑर्बिटल। इनकी कंडीशन क्लियर है सर, इनकी कंडीशंस देखोगे, कंडीशंस फॉर लुईस बेस ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए भी जैसे लेने के लिए कंडीशन है, ऐसे थोड़ी ना किसी को कोई भी प्यार कर लेगा, ऐसे थोड़ी ना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है इलेक्ट्रॉन डोनर है, ऐसे नहीं होता है। हाँ ऐसे नहीं होता है, यहाँ पे ऐसे थोड़ी ना कि भाई साहब इंस्टा आईडी दे दो, ये दे दो, ऐसे हो जाए। नहीं भाई साहब, अपना अपना कुछ कंडीशन है भाई साहब, शर्तें रखी जाती है। हाँ देखिएगा क्या कंडीशन है इसमें। पहली कंडीशन क्या होती है? मस्ट हैव कंप्लीट ऑक्टेट, मस्ट हैव कंप्लीट ऑक्टेट। पहली बात आपका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, और सिर्फ ऑक्टेट नहीं, साथ में और क्या होना चाहिए? मस्ट हैव नॉन बॉन्डेड, या फिर क्या बोल देते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। आपके पास लोन पेयर्स होने चाहिए। कंप्लीट ऑक्टेट हो गए तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास लुईस बेस हो गए, नहीं 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 नहीं, आपके पास लोन पेयर होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल गाइस देखिएगा, अमोनिया की बात कर रहे हैं, अमोनिया की बात कर रहे हैं, ऑक्टेट कंप्लीट है सर, यहां लोन पेयर है। कोई भी अमोनिया की बात कर रहे हैं, ऑक्टेट कंप्लीट है, लोन पेयर है। क्या ये है क्या? ये बताओ पहले। चलो सर ये लुईस बेस है, ये लुईस बेस है, क्या ये लुईस बेस होगा? चलो यस और नो बताना, क्या ये लुईस बेस होगा? क्या ये लुईस बेस होगा? बता सकते हो ये लुईस बेस लग रहा है तुम्हें? ये लुईस बेस लग रहा है? नहीं है ना। क्यों? क्योंकि ऑक्टेट तो कंप्लीट है, बट सर इसका कोई ये लुईस बेस नहीं होगा। लुईस बेस जो होते हैं दे आर न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर। लुईस बेसिस जो होते हैं आर न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक मतलब न्यूक्लियस लविंग होते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रॉन देके प्रोटॉन के पास जाते हैं, न्यूक्लियस लविंग होते हैं, न्यूक्लियस लविंग इन नेचर। तो भाई साहब एसिड्स और बेसिस, ये लास्ट कंडीशन, लास्ट एसिड्स और बेसिस की डेफिनेशन, ये लास्ट एसिड और बेसिस की डेफिनेशन जिनका आप ध्यान रखिएगा, लास्ट एसिड और बेसिस की डेफिनेशन जिनका आप ध्यान रखिएगा कि भैया H+ डोनर होते हैं, H+ एक्सेप्टर होते हैं। अच्छा एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन डोनर है, इलेक्ट्रॉन डोनर मतलब, इलेक्ट्रॉन डोनर का मतलब, बस एक लास्ट लाइन लिखना चाह रहा हूं, उसके बाद याद रखना ब्रोंस्टेड बेस और लुईस बेस में एक सिमिलैरिटी है। ब्रोंस्टेड बेस और लुईस बेस में एक सिमिलैरिटी है। बस एक नोट लास्ट लिखवा देता हूं बेटा, उसके खत्म। एक नोट लास्ट में लिख लो, ऑल ब्रोंस्टेड बेसेस आर। ब्रोंस्टेड बेस किसको बोलते थे? जो H+ एक्सेप्ट करता। ऑल ब्रोंस्टेड बेसेस आर लुईस बेसेस, बट all Lewis bases are not Bronsted bases। घर पे जाके सोचिएगा, सिंपल सी बात है। आप ब्रोंस्टेड बेस है मतलब H+ एक्सेप्ट कर रहे हैं। H+ कौन एक्सेप्ट करता है? जिसके पास इलेक्ट्रॉन रिच होता है। इलेक्ट्रॉन रिच इंसान ही H+ एक्सेप्ट कर सकता है, तो इलेक्ट्रॉन रिच है तभी H+ एक्सेप्ट कर रहा है। H+ एक्सेप्टर है, और ये क्या है? ये H+ एक्सेप्टर है, ये सिर्फ H+ एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब आपके पास इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब आप इलेक्ट्रॉन है आपके पास, इलेक्ट्रॉन रिच है, ठीक है। ये क्या है?
सर और इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इलेक्ट्रॉन रिच है तो भैया ये वाला इसके अंदर होगा, डन, पक्का। चलो ओके गाइस, तो आई होप सो बहुत दिनों बाद आप मिले हैं, बहुत दिनों बाद आप मिले हैं, तो आई होप सो कि अभी आपको थोड़ा सा 9th 10th और 11th सबकी आज याद दिलाई गई है। आज की कहानी, आज की क्लास पूरे की पूरी एक्स के ऊपर डिटरमाइंड थी, पूरा का पूरा एक्स था हम लोगों का आज की क्लास। और क्या, पूरी पुरानी पुरानी बातें याद दिलाई गई हैं, कुछ अल्फा याद दिलाया गया, कुछ हाँ कुछ नए नए स्टॉल डाइल्यूशन कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया, कुछ नई नई पुरानी बातें हुई। उम्मीद करते हैं ज्यादा रोए नहीं होंगे। एसिड बेस की थ्योरी 9th 10th क्लास में पढ़ी थी, उसी को थोड़ा हमने और अपग्रेड किया। वो स्टॉल डाइल्यूशन लॉ के बारे में बात करने आए। प्लीज ट्राई कीजिएगा, जिन लोगों ने भी केमिकल इक्विलिब्रियम में भैया कोई बैकलॉग है या अल्फा अल्फा सब भूल चुके हैं, प्लीज रिवाइज करके आइएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा पीएच स्केल। और पीएच स्केल में भैया जो मजा आने वाला है वो जबरदस्त मजा आने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए गाइस, एंजॉय करते रहिए। हाँ गीत गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, बस पढ़ते जरूर रहिएगा भाई साहब, क्योंकि बहुत ज्यादा ये लास्ट लेक्चर है, लास्ट चैप्टर्स हैं। इसके बाद आप सीधा ऑर्गेनिक में जाएंगे और उसके बाद सीधा 12th में मिलेंगे। तो बस कुछ दिनों और, 2 हफ्ते और हम लोग मिलने वाले हैं, और 2 हफ्ते के अंदर हम लोग चैप्टर को फिनिश करेंगे और उसके बाद हम लोग सीधा 12th में मिलेंगे। तब तक 11th की इस जर्नी को एंजॉय करते हैं। ओके, पढ़ के आना अगली क्लास में। बाय बाय, एंजॉय करो, गुड नाइट।